तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आशा करता हूं कि आप शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही अपना मार्च क्लोजिंग जो लेखाबंदी है, वार्षिक लेखाबंदी के लिए दिए गए लक्ष्यों को पूरा कर रहे होंगे और अपने जितने भी खाता भाई हैं उनका समाशोधन कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सभी साथियों का। और मैंने इतनी सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दी, क्योंकि आपको एज ए बैंकर आप जानते हैं आपको बहुत सारी जिम्मेदारी निभाना होता है। हर पल रिश्ता बदलना होता है। हर एक कस्टमर के साथ आपका अलग रिश्ता होता है। डिपॉजिट वाला आया तो अलग रिश्ता होता है, लोन वाला आया तो अलग रिश्ता होता है, एनपीए वाला आया तो अलग रिश्ता होता है। तो इतने सारे रिश्ते निभाने वाले मेरे साथी, वाह! जब भी मैं दिन में और रात में आपको याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें होना चाहिए हमेशा ही पढ़ने के आदी। क्यों? क्योंकि आप हैं बहुत सारे रिश्ते निभाने वाले साथी। तो आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की होनी चाहिए आपको आदी, तभी जाके आप इतने सारे रिश्ते निभा पाएंगे। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। कल जो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का प्रमोशन एग्ज़ाम हुआ, तो कुछ साथियों के से रिक्वेस्ट किया था सवाल भेजने के लिए, लेकिन अभी सवाल मेरे पास आए नहीं हैं पूरे। लेकिन हम लोग एक वार्तालाप के माध्यम से उसमें चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले स्वाति जी हैं क्या यहाँ पर? स्वाति जी नमस्ते, या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? रोहित जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसा गया आपका एग्जामिनेशन? कल का एग्ज़ाम था आपका। जी सर। कुछ हमारे अरे, साथियों को साझा करेंगे, कैसा प्रतिक्रिया कैसी है आपकी? सर एग्जाम अच्छा हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी आपकी क्लासेस और पहले से लेने लगती तो और अच्छा जाता। मेरा एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा रहा है आपके साथ। आपके जितने वीडियोस मैंने देखे और जितने सेशन लिए, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया क्योंकि मुझे थोड़ा पता नहीं था कि आपकी क्लासेस भी होती हैं। तो मैंने जब से आपकी क्लासेस ली है सर, मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि बिल्कुल हूबहू जो आपने पढ़ाया वो ही आया। और जो आपने एक दिन क्लास पहले, एक मतलब एक रात पहले जो क्लास ली थी, उसमें तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सेंटेंस भी चेंज नहीं था, सेम वैसे ही आया। तो उन ओके। क्वेश्चंस के लिए तो मुझे पता था कि मैंने 100% ठीक ही किया है। कभी ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी तुक्का ही भी मारे हैं सर, पर किसी किसी एग्जाम में ऐसा था कि क्वेश्चन ऐसा था कि मुझे 100% श्योरिटी थी कि जो आपने पढ़ा है और वो ही आया है। मतलब मेरा अगर प्रमोशन हो जाता है तो सर उसका पूरा श्रेय आप ही को जाता है। पूरा श्रेय आप ही को जाता है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मतलब श्रेय आप ही को जाएगा, क्योंकि आप इसके लिए साहस किए और तैयारी किए, तो आपको ही श्रेय जाएगा। हम्म। नहीं सर, और पर आपका मार्गदर्शन रहा है इतना अच्छा, इतना इतने अच्छे से आप लोगों ने समझाया है। और चाहे सर हो ना हो वो तो चलो सेकेंडरी है, लेकिन जो आपने पढ़ाया है वो लाइफ टाइम मतलब याद रहने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये तो हमारी डे टू डे बैंकिंग में काम आ ही जाएंगी। ओके। अभी आपने एक श्लोक चल रहा था, सुना ना? ऑडियो चला रहा था मैं। हाँ जी सर। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदार्न यज्ञः, अहम भोजनम नेव भोजन भोक्ता, चिदानंद रूप सिहोवम सिहोवम। मतलब मैं पुण्य, पाप, सुख और दुख से विलग हूँ। मैं न मंत्र हूँ, न तीर्थ हूँ, न ज्ञान हूँ, न यज्ञ हूँ। मैं भोगने की न ही वस्तु हूँ, न भोग का अनुभव हूँ, न ही भोगता हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। मतलब हमें किसी भी चीज़ से जो जिम्मेदारी मिली है, उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारी कठिनाई आती हैं। आपको शुद्ध चेतना के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप किसी से अलग हो पाओगे। किसी ने डांट दिया तो आप उसको बिलक कर पाओगे। कोई अच्छी खुशी मिल गई तो उसी खुशी में आप नहीं रहोगे, एक समय से बढ़ जाओगे। इसीलिए आपको एक आध्यात्मिक शक्ति और एक चेतना शक्ति के लिए लगातार सीखने की ज़रूरत होती है। आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे। और सीखने की प्रक्रिया में आप जुड़ चुके हैं।
आगे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। स्वाति जी, कोई एक दो सवाल आपको याद आ रहा है तो जरा डिस्कस करके बता दीजिए कि जो आया था सवाल। जी सर, मैं मैं इसमें मैं टॉपिक वाइज आपको याद दिलाऊंगा। और कोई जी साथी सर। जैसे हैं यहाँ पर, रोहित जी आप हैं यूजीपी से, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से, जितने साथी हैं जरा चैट बॉक्स में क्लिक कर देंगे तो मेरे को थोड़ा नाम लेने में सुविधा होगी। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से एक तो स्वाति जी को जानता हूँ, रोहित जी भी हैं शायद, है ना, रोहित शर्मा जी। और कोई साथी हैं शायद, एग्जाम होने के बाद थोड़ा कहीं चले गए होंगे, हो सकता है आज रेस्ट कर रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, केवाईसी से बताइए, तो केवाईसी से कोई सवाल आया था? जी सर, केवाईसी से ये आता सर, जो आपने बताया था कि हम अपना जो अकाउंट क्लोज करने के कितने टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी सर, वो सर जो आपकी लास्ट वाली सेशन वाली क्लास थी, उसमें मैं एक दिन पहले बोल रही थी आपको कि सर हमारे यहाँ 10 years है, लेकिन ओके, वहां पे मैं 5 ही लगा के आई थी सर। पाइप लगा के आए थे, वही सवाल पूछा था आपने, और आपको इस मिल जाएंगे नंबर इसमें, है ना। जी सर, जी और सर। सर एक प्रायोरिटी सेक्टर्स में सर हमारा आरआरबी का टारगेट्स पूछे थे। और सर उसमें एक आपने वो बताया था हमको काउंट वो नोट के बारे में कि हम कितने नोट के बाद उसको हमें एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती है। वो भी आपकी लास्ट क्लास में ही बताया था, वो भी आया था। तो कितने नोट के अगर वो डिटेक्ट हो जाता है सिंगल में तो एफआईआर करना पड़ेगा? सब 5 नोट बताए थे आपने। बहुत बढ़िया। ओके। हाँ, तो और सर आपका प्रायोरिटी सेक्टर से तो सर काफी थे, मतलब मैं तो मतलब सभी साथियों को ये कहना चाहूंगी हम्म। कि प्रायोरिटी सेक्टर्स पे काफी क्वेश्चंस आए थे, मतलब 6-7 क्वेश्चंस तो प्रायोरिटी सेक्टर से ही आए थे। और प्रायोरिटी सेक्टर से सर मुझे केवाईसी इतना केवाईसी से यही आया था, एक ही सवाल की जो क्या था सर अकाउंट बंद हो केवाईसी जाता से। है तो हाँ जी कितना सर, तक एक प्रिजर्व सर करना है। सर एक यही था, और एक ये था कि अगर हमारा कोई हमारे बैंक में पाकिस्तान से कोई खाता खोलने आता है, तो हम्म। हमको पहले किसको इन्फॉर्म करना है। हाँ, क्या क्या ऑप्शन था? सर उसमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऐसे कुछ था सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कमेटी ऐसी कुछ था, और एक एसबीआई था, आरबीआई था, आरबीआई, नाबार्ड था। आरबीआई पाकिस्तान के लिए आरबीआई, है ना, हाँ परमिशन लेना सर। पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी सर। सर ये मेरा गलत हो गया वैसे। आपने क्या लिखा? सर मैंने एक्सटर्नल कमेटी अफेयर कमेटी टिक कर दिया था, ये वाला मेरा गलत हो गया सर। नहीं, क्या है कि मैं सभी साथी और जो साथी पढ़ रहे हैं ये डिस्कस भी किया था, हो सकता है आप नहीं सुन पाए होंगे जी सर, कि ये मेरे को नहीं अपनी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही थी मैं ये क्वेश्चन। हाँ, जो नॉन रेसिडेंट हैं और वो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इंडिया में, तो अगर वो पाकिस्तान नेशनलिटी हैं या बांग्लादेश एंटिटी से ओरिजिन है, तो उनको प्रियर अप्रूवल चाहिए होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, है ना। तो जी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल हैं, एंटिटीज़ हैं, इनकी नेशनलिटी है चाहे ओरिजिन है, तो इनको अगर अकाउंट ओपन करना चाहेंगे इंडिया में तो उनको अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रियर अप्रूवल आरबीआई से। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन ये जानकारी दुरुस्त कर लें और जो साथी हमारे सुन रहे हैं। ओके, जी तो सर, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में एक ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि हमारे डे एनआरएलएम वाला था, कि हाँ। हमें कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं। एक आया था प्रायोरिटी सेक्टर से कि हमारा एजुकेशन लोन आरआरबी को कितना कितना करना होता है आरआरबी में। अच्छा, एक तो आपका आया था, व्हाट इज द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट फॉर रीजनल रूरल बैंक, यही हाँ आया जी था? सर, ये आया था, ये भी आया था सर। यही आया था। तो जी सर। जरा किसी साथी से पूछ लेता हूँ। हाँ जी, अमर जी, क्या है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट रीजनल रूरल बैंक का, क्या है? सर 200 लाख है। हाँ जी, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना है आरआरबी का? 75% ऑफ ए एन बी सी आर सी ओ बी विच एमसी। है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, ये हो गया। और मतलब अभी तक स्वाति जी ने 3 सवाल चर्चा की है। पहला सवाल तो है कि कोई अकाउंट क्लोज हो जाता है और क्लोज हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट प्रिजर्व रखना होता है, तो 5 साल तक रखना होता है, एज पर रिवाइज केवाईसी गाइडलाइन, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड अप टू 5 years आफ्टर क्लोजिंग अ अकाउंट।
और एक है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर आरबी 75%, और पाकिस्तान नेशनलिटी अगर कोई अकाउंट ओपन करना चाहता है तो प्रियर अप्रूवल चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशन का, वो चाहिए आरबीआई का। और बताइए तो स्वाति जी, प्रायोरिटी सेक्टर से और क्या सवाल आया था? सर प्रायोरिटी सेक्टर, सर एक एजुकेशन लोन का आया था कि हम कितना दे सकते हैं। कल एक आपने एजुकेशन। जिक्र किया था इसका कि एजुकेशन लोन का, है ना? हाँ जी सर। एक दिन पहले ही जिक्र किया था, एजुकेशन लोन जो है एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 20 लाख उसमें हाँ आपने सर, टिक मैं किया। 20 लाख के लगा के आई थी जी सर। बहुत बढ़िया। और प्रायोरिटी सेक्टर को याद करिए जरा, प्रायोरिटी सेक्टर से क्या आया था सवाल? सर मुझे एक्चुअली वो इतना घुमा के थे सर, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा, पर लेकिन ज्यादातर प्रायोरिटी सेक्टर से ही आ रखे थे सर। अच्छा, ज्यादातर प्रायोरिटी सेक्टर से आ रहे थे। हाँ जी सर। डे एनआरएलएम से कोई सवाल आया था क्या, डे एनआरएलएम से? सर डे एनआरएलएम से मेंबर पूछे थे शायद, पता जेएलजी का पूछा था सर, एसएचजी का मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। हम्म। मेंबर पूछे थे कि कितने मेंबर्स हम ले सकते हैं, ऐसे ही कुछ पूछा था अच्छा, सर। कितने मेंबर ले सकते हैं, हो सकते हैं 10 से 20 होंगे एनआरएलएम में। और अगर जेएलजी में पूछा होगा तो 4 से 10, है ना? हाँ सर, मैं 4 से जेएलजी 10 पूछा लगा था, के आई हूँ। 4 से 10 लगा के तो जेएलजी का पूछा होगा फिर। और यहाँ सर जेएलजी का ही पूछा था। जेएलजी का पूछा था ना? जी। और देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट से क्या पूछा था, कुछ हाउसिंग लोन से पूछा था? नहीं सर, हाउसिंग लोन से नहीं पूछा था। ओके, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट से पूछा था? नहीं सर। नहीं पूछा था। अच्छा, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क से कुछ पूछा था? नहीं सर, मेरिस कैटेगराइजेशन से तो कुछ नहीं आया था सर। एमएसएमई, एमएसएमई, एमएसएमई में भी नहीं आया था सर। पीएमईजीपी, नोडल एजेंसी पूछा था? हाँ सर, नोडल एजेंसी पूछा था, वो केवीआईसी है ना सर इसका। हाँ हाँ, केवीआई, अ, पीएमईजीपी नोडल एजेंसी जो है हाँ सर, केवीआईसी। केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ओके। पर ये भी मैंने आपके वीडियोस में ही देखा था सर। अच्छा, ओके, एग्रीकल्चर से कुछ पूछा था, एग्रीकल्चर? सर हाँ, एक एग्रीकल्चर से ये पूछा था कि हम मशीनरी फॉर्म मशीनरी और। मशीनरी, हाँ जी। फॉर्म मशीनरी। हाँ, तो किस लिए देते थे, हार्वेस्टिंग के लिए क्या बोलते ट्रैक्टर हैं। हार्वेस्टर। हाँ हार्वेस्टर, सर मैंने हार्वेस्टर ही लगाया है। हाँ ठीक है, ट्रैक्टर भी था क्या उसमें? नहीं सर, ट्रैक्टर नहीं लिखा था, हाँ हार्वेस्टर था। हार्वेस्टर, कई कई एग्जामिनेशन में हार्वेस्टर बोल रहा है, कई में ट्रैक्टर बोल रहा है, क्योंकि हार्वेस्टर जो है ट्रैक्टर का बड़ा पार्ट है ना? सर मैं ठीक, बड़ा कंफ्यूज हो रही थी, पर मुझे लगा कि मशीनरी है तो हार्वेस्टर ही होगा इसका। हार्वेस्टर सही है, फॉर्म हाँ मशीनरी सर, का। इसमें ऑप्शन था मतलब बीज खरीदने के लिए, क्रॉप के लिए, फूड के लिए, बाकी और सारी चीजें थी, पर इसमें मैंने हाँ, हार्वेस्टर ही लगाया था। वो भी सर देखिए, आपने एक दिन पहले वाली क्लास में ही सर आपने बताया था। मैं बताया तो था। सभी साथियों को ये बोलूंगी कि लास्ट सेशन तो सर के बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। हाँ, इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं वो। और ये हालांकि पढ़ाया रहता हूँ पहले भी, लेकिन लास्ट दिन में थोड़ा थोड़ा आप लोग को याद दिला देता हूँ, अदरवाइज तो वो सब पढ़ाया हुआ है रहता है ना? सर मैं थोड़ा लेट आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी जो अच्छा, लेट जो लास्ट एक हफ्ते वाली क्लास थी उसमें जो बहुत कुछ आया था। ओके, चलिए, ये तो आपने अच्छा बता दिया कि फॉर्म मशीनरी में ट्रैक्टर पूछता है कि, जैसे आपने बोला बीज के लिए, बीज के लिए हम क्रॉप लोन देते हैं, और क्या क्या ऑप्शन था? और क्या सर ऑप्शन था? उसमें इसमें एक बीज के लिए था, और सर हार्वेस्टर था, हम्म। फूड और प्रोडक्शन, ऐसे कुछ सर हाँ, 3-4 ऑप्शन थे। प्रोडक्शन के लिए क्रॉप लोन देते हैं, है ना? तो वो भी जी सर। क्रॉप लोन में आएगा, इसीलिए हार्वेस्टर जो है वो फॉर्म मशीनरी में आएगा। चलिए, जी बहुत सर। बढ़िया। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से आया था कुछ? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर नहीं सर। नहीं आया था। नहीं ओके। सर। और ये एमएसएमई की डेफिनेशन आया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नहीं नहीं सर, डेफिनेशन तो मैंने पता नहीं कौन सा था सर, फुल फॉर्म मुझे नहीं याद है, पता नहीं। अच्छा, फुल फॉर्म भी आया था? कितने फुल फुल फॉर्म फॉर्म आया आए सर। थे? सर एक ही है। अच्छा, किसका पूछा गया था, ऐसे याद नहीं आ रहा है अभी ना? नहीं सर, वो 6-7 डिजिट की थी सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रूरल गोडाउन, ऐसा ऐसा कुछ पूछा था कुछ? नहीं नहीं सर, इस ये तो नहीं किसान आया था। क्रेडिट कार्ड से कुछ पूछा? केसीसी किसान से। क्रेडिट कार्ड नहीं सर। नहीं नहीं। पूछा, नहीं पूछा। नहीं सर।
और ये रवि क्रॉप खरीफ क्रॉप से भी नहीं पूछा। नहीं प्रधानमंत्री नहीं। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कुछ पूछा? नहीं सर, इससे भी नहीं आया। स्मॉल मार्जिनल फार्मर से कुछ पूछा? नहीं सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कुछ पूछा? एसएचजी? सेल्फ हेल्प ग्रुप से नहीं सर, जेएलजी का ही आया था सर, उसमें डीएनआरएलएम जेएलजी। का हाँ, उसका ही आया था। जेएलजी क्यों बनाया जाता है? जेएलजी क्यों बनाया जाता है, कोई साथी बताएगा? मोनालिसा जी, जेएलजी क्यों बनाया जाता है? सर ऑब्जेक्टिव। सेम सोशियो इकोनॉमिक जो ग्राउंड से रहते हैं 4 से 10 लोगों के बीच में वो बनाया जाता है। उनकी जो शॉर्ट टर्म जो भी फाइनेंशियल नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए वो लोग लेते हैं लोन। ओके। तो जेएलजी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, वो इसलिए ग्रुप के साथ समान, जो हमारे साथी ने बताया, समान तरह के जो प्रोफेशन के जो लोग होते हैं, जैसे उनको मिलाकर जेएलजी का दिया जाता है, जिनका उद्देश्य होता है टू रेज लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लेके वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। समूह के रूप में संगठित होकर 4 से 10 लोगों को दिया जाता है। मैक्सिमम जो नंबर होंगे 10 होंगे, मिनिमम नंबर होंगे 4 होंगे। और मैक्सिमम फाइनेंस पर मेंबर 50,000 जो आईबीए के द्वारा अप्रूव किया गया है, और मैक्सिमम फाइनेंस पर ग्रुप 5 लाख रुपया। ये आपका जो है जेएलजी का ये क्राइटेरिया है। ओके, जेएलजी से एक मेंबर का आया है बोल रहे हैं हमारे। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा से आया है स्वाति जी कुछ? नहीं फसल है। बीमा से नहीं आया था सर। एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर? नहीं सर। ओके। और अटल पेंशन योजना से क्या आया था? हाँ सर, उसमें एज क्राइटेरिया पूछा था कि मतलब थोड़ा घुमा के था, पर एज एज क्राइटेरिया पूछा था उसमें क्या पूछा कि। था? 18 से नहीं 40? सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं पूछा था। उसमें ये पूछा था कि अगर आपके बैंक में अगर कोई बैंक में अगर कोई कस्टमर आता है तो वो कितने टाइम के बाद उसकी वो अपने अपना क्लेम लेने आएगा, मतलब कब से उसकी पेंशन शुरू होगी। तो सर वो तो 60 साल? 60 साल के, 60 साल थी सर उसमें। अच्छा, कितनों में सर एक घुमा ले, लेकिन पेंशन तो 60 साल के बाद ही शुरू होगा, है ना? इसको तो सही किए होंगे, लेकिन कई लोग सर पढ़ने में समय लगा दिए होंगे, है ना? सर एक्चुअली ये क्वेश्चन 3 लाइन में क्वेश्चन, वो इतना कंफ्यूजिंग था इसका क्वेश्चन। हम्म। मतलब था तो उसमें, मतलब उसमें एज ही पूछा था, लेकिन वो 3 लाइन में इतना लंबा क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि वो बैंक ओके। में आएगा तो अपना सेटल करेगा, फिर वो कब वो बैंक में जाएगा, कब तो उसको कब से उसका पेंशन मिलना शुरू होगी। तो एज ही पूछी थी मतलब मेनली तो उसमें सर, पर थोड़ा घुमा के था। घुमा के था, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैश रिलेटेड कुछ पूछा था क्या? कैश? कैश? कैसे सर, वो एक काउंट वो हाँ सर, काउंटर फिटेड नोट से पूछा था कि हाँ। कितने नोट के बाद की हमको एफआईआर करानी पड़ती है सर, यही पूछा था बस। अच्छा, तो एक फिर ये था सर। हाँ, काउंटरफिट और करेंसी नोट ना, जी उसके सर। लिए पूछा था। अगर जी एक सिंगल डिपॉजिट में, हाँ, काउंटरफिट करेंसी नोट के कॉन्सेप्ट के बारे में कोई साथी हमारे बताएंगे। मोनालिसा जी, आप अच्छा बता रहे हैं, आप बताइए तो, काउंटरफिट करेंसी नोट किसे कहते हैं? और अगर काउंटरफिट करेंसी नोट अगर काउंटर में आता है तो आपने कैसा व्यवहार करना है? सर पहले तो अगर काउंटरफेट नोट 5 तक के आते हैं तो उसमें मार्क किया जाता है और उसका एक हाँ। रिपोर्ट बनानी पड़ती है हम्म। कि इस दिन इतना इतना आया हाँ। और उसको भेजा जाता है। और 5 से अगर ज्यादा है तो जैसे कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि वही एफआईआर करनी पड़ती है उसके लिए। अच्छा, तो वो एक सिंगल डिपॉजिट में 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो एफआईआर करना जरूरी है। 5 से कम जी। आता है तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? उसको उस नोट में काउंटरफिट, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, हम्म। कहीं पढ़ी हूँ ऐसा लग रहा है कि उसमें मार्क किया जाता है और उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं अच्छा, जो कि रिपोर्ट ब्रांच के सभी का थ्रू। बनाना है, रिपोर्ट सभी का है। एक सील लगाया जाता है काउंटरफिट करेंसी नोट में, उसकी साइज कितनी होती है? साइज कितने बाय कितने की सील होती है? ये सवाल अभी पूछा था पिछले किसी प्रमोशन एग्जाम में। किसी को याद है? मोनालिसा जी, आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ? याद तो नहीं आ रहा है सर। तो याद कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर लंबा, ये बॉक्स होता है। 5 × 5 cm। तो उसका सील लगाया जाता है। और सील में क्या लिखा रहता है? कि इम्पाउंडेड एज ए जी। फेक करेंसी, ना वैसा वो बना रहता है। उसमें क्या लिखा रहता है? कि एफिक्स होता है, बैंक का सील रहेगा। और हम लोग उसमें
फिक्स कर देते हैं कि ये नोट जो है काउंटरफिट करेंसी नोट के तहत इसको जब्त किया गया, ये लिखा हुआ था, है ना। तो ये जी आप लोग के जैसे आरबीआई की विजिट होती है, नाबार्ड की विजिट होती है, तो उन लोग चेक करते हैं, आप लोग सील बना के जरूर रख लीजिएगा। उसमें यही लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है मोनालिसा जी, भी बताया मैंने, काउंटरफिट बैंक नोट इम्पाउंडेड, क्या लिखा रहता है? काउंटरफिट बैंक नोट इम्पाउंडेड। हाँ, इम्पाउंडेड। और फिर बैंक, जैसे बैंक करता है तो बैंक का रेखा रहेगा, अगर कोई दूसरा ऑफिस दिखता है एलआईसी करेगा तो एलआईसी लिखा रहेगा, और ब्रांच का नाम, सिग्नेचर, डेट, और ऐसा करके उसमें फॉर्मेट, उसमें सील में इम्पाउंड होगा 5 बाई 5 सेंटीमीटर का, ये रहता है उसमें काउंटरफिट बैंक नोट इम्पाउंडेड, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जाता है फिर इसको प्रिजर्व करते हैं, और जो नोट प्रिजर्व करते हैं नकली नोट, उसको पुलिस को देते हैं, क्योंकि एफआईआर करने पर पुलिस उसको एज एविडेंस यूज़ करेंगे। अगर 5 से कम नोट आते हैं तो महीने भर इकट्ठा करते हैं सारे नोटों को, जैसे कि अभी मोनालिसा जी ने बताया कि डायरी में नोट करेंगे कि इतने नोट इस तारीख को टोटल नोट आ गए 75, और उन सारे 75 नोट को पुलिस को दे देंगे। नोडल ऑफिसर होता है आपके आरओ में, वो नोडल ऑफिसर एफआईआर करेगा, सॉरी रिपोर्ट भेजेगा। 5 से ऊपर आता है तो एफआईआर करेंगे, 5 से नीचे आते हैं तो मंथ वाइज इकट्ठा करेंगे और उसको पुलिस को देंगे। और पुलिस से वो नोट वापस मिलने पर कितने साल तक प्रिजर्व रखना होता है मोनालिसा जी? किसी को याद है? स्वाति जी आपको याद है कितने साल रखना है नकली नोट? 3 साल। 3 साल। नहीं बढ़िया, 3 साल रखना है पुलिस से वापस मिलने के बाद, 3 साल रखना है, ताकि वो सजा दिलानी होती है ना, सबूत कोर्ट में पेश करना होता है। 3 साल के बाद मांगे तो नहीं मना कर सकते हो कि सर प्रिजर्व हमको जो है 3 साल तक रखने का, तो 3 साल रखे, अभी नहीं मिल रहा है। चलिए बढ़िया है, स्वाति जी बने हमारे साथ काउंटरफिट करेंसी नोट का उन्होंने बताया, एफआईआर से जुड़ा हुआ सवाल आया है। सर, अच्छा, इसमें एक ये भी पूछा था कि उस नोट को हमको क्या करना है, वापस करना है या क्रॉस कर देना है या कस्टमर उसको फाड़ देना है, तो हम्म, उसमें ये 3 ऑप्शन थे सर, मतलब क्या करना है जैसा मोनालिसा जी बता दीजिए, तो क्या करना है बता दीजिए स्वाति जी को। सर काउंटरफिट करेंसी फिर नोट मिलता है तो क्या करना चाहिए? करेंसी नोट मिलती है तो वही जो इम्पाउंडेड वाला सील लगाना है, वापस तो नहीं करना है सर। हाँ, तो इसको जब्त करना है, जी इम्पाउंडेड करना है, तो इम्पाउंडेड करने का ऑप्शन होगा, है ना स्वाति जी, उसको टिक किया हो गया ना। जी सर, जी सर, जी सर। बहुत सर, एक बढ़िया। आपका एसएचजी उसमें 15G वाला आया था सर, कि कितने मतलब इन सीनियर सिटीजन के केस में कितने अमाउंट के बाद हमको उसमें टैक्स लगेगा, मतलब अच्छा, मतलब टीडीएस लगेगा ना? टीडीएस। हाँ जी सर, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन। डिपॉजिट, बताइए सीनियर सर, सिटीजन में कितना होगा, कौन साथी बताएंगे? मोनालिसा जी बता दीजिए, आप एक सवाल पूछ रहे हैं स्वाति जी। सीनियर सिटीजन में 50,000। सीनियर सिटीजन के केस में ₹50,000 एंड एबव अगर आता है एक फाइनेंशियल ईयर में, इंटरेस्ट अर्निंग होती है, तो उसमें टीडीएस डिडक्ट होगा, और टैक्स ऑन डिडक्टेड ऑन सोर्स जो रेट होगा एप्लीकेबल होगा 10%। कितना होगा? 10%। और अगर सर पैन कार्ड टीडीएस नहीं में दिया तो, पैन कार्ड नहीं दिया तो कितना होगा? सर 20% होता है सर। 20%। 20%। ओके। जिन खातों में पैन कार्ड और आधार लिंक नहीं हुआ है, उन पैन कार्ड को क्या कहा गया है? ऑपरेटिव। इन ऑपरेटिव पैन कहा गया। और इन ऑपरेटिव पैन की लिस्ट आपको आपके डिपार्टमेंट के द्वारा मिल गया होगा। इन ऑपरेटिव पैन जिनमें है उनमें जो टैक्स डिडक्शन है, इट शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 20%। इफ ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड इन स्टैंडर्ड डिडक्शन, देन द शॉर्ट डिडक्शन विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप स्वाति जी बताइए कि डिमांड ड्राफ्ट से कोई सवाल आया था? डिमांड ड्राफ्ट, हेलो स्वाति जी, कहाँ चले गई? हाँ जी। सॉरी सर, म्यूट हो गया था। अच्छा, तो डिमांड ड्राफ्ट से कोई सवाल आया था? जी सर, जी सर। सर, क्या? उसमें डिमांड ड्राफ्ट में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा था कि बैंक में माइकर कोड के बाद जो दो दो डिजिट नंबर होता है वो क्या है, क्या नंबर है सर? एक्चुअली वो पूछना ये चाह रहे थे कि मतलब जो सीरीज हम्म, होती है, जैसे हम्म, 10 नंबर या डिमांड ड्राफ्ट का 12 नंबर, हम्म, और हमारे बैंकर चेक का 5 नंबर होता है, तो सर एक्चुअली मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हो गई थी
वो कोड पूछना चाह रहे थे कि डीडी का कोड क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट उसमें में, क्या इस क्या टाइप के। ऑप्शन में था बताओ ना। सर उसमें ऐसे 10, 11, 12 इस टाइप के थे। हाँ तो आपने किसको लगाया ठीक बताओ, मैं भी सही गलत बता देता हूँ। सर 12 को। गलत हो गया। 16 16 है, 16 है। सर हमारे यहाँ तो 12 है। 12 बैंकर चेक है, बैंकर चेक 12 होता है, बैंकर हमारे चेक सर में 16 तो 12। कोई ऑप्शन ही नहीं था उसमें। 16 ऑप्शन हमारे यहाँ बैंकर चेक नहीं, उस डीडी नहीं बनती, धोखा हो गया सर, धोखा। कैसे हो गया? धोखा हो गया सर, हमारे यहाँ डीडी नहीं बनाते ना। आपके यहाँ बैंकर चेक बनाते हैं, जी है ना? हाँ और सर, तब धोखा हो गया। धोखा हो गया है ना? जी साहब। हाँ। और मतलब ये तो गड़बड़ हो गया फिर तो। 16 ठीक होगा डिमांड ड्राफ्ट का, बैंकर चेक का 12 होता है। सर 12 कर बहुत हाँ जल्दी। तो ऐसा इसको ये गलत बोलते हो गया हैं होगा फिर। स्वाति जी, जी डिमांड सर। 12 16 होगा ही होगा, अभी याद नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन अगर डिमांड ड्राफ्ट पूछा है तो ट्रांजेक्शन कोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिमांड ड्राफ्ट इज 16, ट्रांजेक्शन कोड ऑफ बैंकर चेक्स इज 12, ट्रांजेक्शन कोड ओल्ड सेविंग जो अकाउंट चेक हैं उनके 10, और नए सेविंग के 31, करंट अकाउंट के 30, ये सब ट्रांजेक्शन कोड हैं। हाँ सर ये गलत हो गया फिर। कोई बात, है ना? तो जी सर। ये तो हमारे आनंद जी बोल रहे हैं आपके यहाँ तो डिमांड ड्राफ्ट बनता ही नहीं, बोल रहे हैं क्या ही बनाते 12% गलत हो गए साहब, 12-13 हो गए गलत, सब गुल गोबर हो गया। हैं। नहीं, इतने में नहीं होगा। अभी हौसला रखिए, अभी तो सवाल ही शुरू हुए हैं, है ना? तो अभी कैसे होगा, एक एक हुआ है, सबका गलत होगा, फिर उसको वो कर लेते हैं, माइनस माइनस मार्किंग मान लेते हैं, है ना? सबका माइनस मार्किंग हो गया होगा। तो डिमांड ड्राफ्ट से अच्छा याद दिलाया आपने, एक सवाल आया था। अब बताइए स्वाति जी, सेफ डिपॉजिट लॉकर से सवाल पूछा था, बैंकर जी कस्टमर सर। रिलेशन। हाँ सेफ जी डिपॉजिट लॉकर सर। का सवाल बताइए पहले। सर सेफ डिपॉजिट लॉकर में से वो नॉमिनेशन पूछा था कि नॉमिनेशन कौन सा लेते हैं हम। नॉमिनेशन लेना कि नॉमिनेशन कैंसिल करना कि नॉमिनेशन मॉडिफाई करना? सर वेरिएशन वेरिएशन। नॉमिनेशन चेंज 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 पूछा होगा, जी नॉमिनेशन सर। चेंज। जी सर। जी सर। नॉमिनेशन मॉडिफाई या चेंज करना जिसको बोलते हैं इन सेफ डिपॉजिट लॉकर, कौन सा फॉर्म लेते हैं? मोनालिसा जी तुरंत बता देंगे। मोनालिसा जी कहाँ हैं? आप सर अभिमन्यु थोड़ा की सा तरह और पढ़े। एक बार क्वेश्चन सुनना चाहूंगी सर, मैं थोड़ा। हाँ आप एकदम पढ़े हैं अभिमन्यु की तरह। तो आप बताइए कि जी। नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन किस खाते में होता है? 3 चीज़ों में नॉमिनेशन होता है, एक डिपॉजिट में, एक सेफ डिपॉजिट कस्टडी में, एक सेफ डिपॉजिट लॉकर में। तो डिपॉजिट में नॉमिनेशन होता सर है। उसमें DA1, DA2 और DA3 रहता है, प्रेस और हाँ कैंसलेशन और रिनोमिनेशन के लिए। डिपॉजिट में। अब अगर वही लॉकर में होगा तो SL1 प्रेस होगा, SL2 कैंसिल होगा, SL3 मॉडिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर SL3 लगा दिया होगा इन्होंने। स्वाति जी जी सर। क्या बोल रहे हैं? आपने तो जय सर माता दी कर दिया होगा, SL3 लगा दिया होगा। जी सर SL3 लगाया है सर। हाँ आनंद जी सर कुछ समझ आया? धोखा, धोखा सर, धोखा। धोखा। वाह पता वाह रे नहीं, मेरे पवन के झोंका। हाँ, जय आपको माता दी हो गया सर, सब जय माता दी हो गया। आपको भी तो मिला था एक अच्छा मौका, लेकिन आपने उठा लिया, वहां रखा था एक बहुत बड़ा धोखा। 3 क्वेश्चन तो आते हुए गलत हुए सर, आपने बहुत बुरा आपने हुआ क्यों अपने आप को नहीं रोका? सर। चलिए कोई बात नहीं, किसी ने एक भी क्वेश्चन मदद नहीं किया सर, उल्टा पूछ लिया मेरे से। पूछ लिया, कोई बात नहीं, आपके लिए भी सर क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे। सर पेपर मॉडरेट था सर। अच्छा पेपर मॉडरेट था। चलिए मैं एक एक चीज याद दिलाते जा रहा हूँ, इसीलिए आपको चर्चा करते हुए बात करते करते, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से कोई सवाल आया था स्वाति जी? पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं सर, नहीं सर, पीपीएफ से तो सर मेरे वाले में तो नहीं आया था। कोई सवाल नहीं आया था, चलिए नहीं ठीक। सर। पेंशन, पेंशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? पेंशन। नहीं सर, नहीं पेंशन से नहीं आया था। सुकन्या समृद्धि योजना से कोई सवाल आया था? सुकन्या समृद्धि योजना नहीं सर। नहीं आया था। नहीं सर। अच्छा, और डिपॉजिट इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? डिपॉजिट इंश्योरेंस। नहीं सर, डिपॉजिट से तो नहीं आया था सर, लेकिन डिपॉजिट रिलेशनशिप में आया था, बैंक
मतलब इन डिपॉजिट के केस में बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या रहता है? अच्छा, डिपॉजिट इंश्योरेंस के से कोई सवाल नहीं आया था, जिसमें DICGC से इंश्योरेंस कराते हैं ना। नहीं सर। क्वेश्चन भेजू क्या सारे? हाँ, तो क्या ही कर रहे थे अभी तक? धोखा, धोखा ही कर नहीं रहे थे। सर, कल से एक्चुअली एग्जामिनेशन हुआ, अभी तक सवाल क्यों नहीं भेज रहे? अभी अरे हम सर, कल परसों आपसे सवाल नहीं पूछ रहा था जो, जिसको हम्म, आपने सीधा जवाब दिया, उसी ने लिख रखे, पूछता हूँ। पूछिए, है ना। धोखे आप से ले लीजिए सवाल उनसे, लेकिन कुछ हाँ तो सर, करिए। एक सेकंड के लिए लीव बुक करता हूँ, फिर मांग के देता हूँ। हाँ आप लीव करिए, हवा की तरह पवन का झोंके की तरह लेके आइए हाँ सर, धोखे। हाँ हाँ हाँ, अभी 2 मिनट में करता हूँ सर। आइए, जय बजरंगबली, जय हाँ हनुमान। जी सर, जय। पूरा एकदम पूरा पहाड़ उठा के ले आओ। हाँ, बैंकर ला रहा हूँ सर, कस्टमर ला रहा हूँ। रिलेशनशिप, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बताना है, स्वाति जी। सर डेटर क्रेडिटर। किस में पूछा था? डिपॉजिट में पूछा था। जी सर। ये तो बहुत सरल पूछा था। हम्म। हाँ सर, ये सरल पूछ हाँ, लिया। मोनालिसा जी बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर कोई ग्राहक जो है जमा करता है आपके बैंक में आके, तो 1 लाख रुपए जमा किया, तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा? हाँ, रिश्ता कहलाएगा सर बैंक को डेटर और कस्टमर को क्रेडिटर। लोन में बदल जाता है फिर। अच्छा, मतलब बैंकर जो है डेटर हो जाएगा, देनदारी हो जाएगी, और कस्टमर जो है लेनदार हो जाएगा। जी जिसने भी ना रिश्ता निभाना सीख गया, वो बैंकर अच्छा बन गया, क्योंकि हर कस्टमर के साथ अलग रिश्ता होता है। तो जी। ग्राहक भी आते हैं ना, तो हम ग्राहक से रिश्ता बताते हैं, तो ग्राहक खुश हो जाता है। हाँ सर, आप तो हमेशा रिश्ता निकाल लेते हो। मैंने कहा जरूर, इंश्योरेंस भी लीजिए, हम रिश्ता और दूसरा कर देंगे रिश्ता। एजेंट प्रिंसिपल बना देंगे, बेनिफिशियरी ट्रस्टी बना देंगे, ऐसा करके ना आप रिश्ता याद रख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में बहुत आसान सा सवाल है। वैसे हमेशा ये पूछा जा रहा है कि डिपॉजिट में बैंकर और कस्टमर का क्या रिश्ता होगा। तो अगर कोई भरोसा करके पैसा जमा करता है बैंक में, तो वो लेनदार होगा, कस्टमर मतलब क्रेडिटर होगा, और बैंक देनदार होगा, डेटर होगा। और अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो मोनालिसा जी क्या हो जाएगा? कोर्ट का ऑर्डर आ गया आपके पास कि अब ये ग्राहक का पैसा जो है होल्ड लगा जी, दीजिए, तो क्या रिश्ता क्या क्या कहलाएगा? वो तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर ट्रस्टी बेनिफिशियरी हो सकता है। अच्छा, श्योर नहीं हूँ। और कोई साथी, स्वाति जी बता पाएंगे? क्या सर? जजमेंट डेटर। जब अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो रिश्ता क्या कहलाएगा? कोर्ट का ही ऑर्डर आ जजमेंट गया। डेटर और हम्म। जब डेटर्स डेटर। हाँ, सर बैंक एजेंट प्रिंसिपल। नहीं, बैंक डेटर ही रहेगा। बैंक पहले भी डेटर था, बैंक अब भी डेटर हो जाएगा। लेकिन कस्टमर जो क्रेडिटर था, वो क्रेडिटर ना होके अब जजमेंट डेटर हो जाएगा। अब वो न्यायिक देनदारी हो जाएगी उसकी, है ना। पहले कस्टमर डेटर था, कभी भी बैंक से आके पैसा मांग सकता था। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कस्टमर अब डेटर नहीं रहा, कस्टमर अब जजमेंट डेटर रहा, मतलब न्यायिक देनदारी हो गई उसकी। तो अब कस्टमर मांगने आएगा आपके पास पैसा, तो कस्टमर को आप नहीं दोगे, क्योंकि अब वो देनदार नहीं रहा। अब वो देनदार न्याय का है, जज साहब का देनदारी हो गई। तो जज साहब जब मांगेंगे, हम पैसा जज साहब को देंगे। अगर वो जज साहब से रिलीज ऑर्डर ले आएगा, तब उसकी देनदारी शुरू होगी। तो ये जो है आपका रिश्ता कहलाएगा। चलिए स्वाति जी, आप जी बताइए सर। कि फ्रॉड से, सर रोहित फ्रॉड रिपोर्टिंग से पूछा था क्या सवाल? सॉरी सर, किस? रोहित सर डाल रहे क्वेश्चन ना सारे, हैं, क्या डाल रहे हैं? सब सब्सक्रिप्शन ले रखा है। क्वेश्चन दे रहे हैं आप? अच्छा, तो हाँ व्हाट्सएप सर, पे, वो रोहित झा जुड़ रहे हैं ना, वो दे देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे व्हाट्सएप में डालिए, है ना। चलिए, जी। तो फ्रॉड फ्रॉड से कोई सवाल आया था? फ्रॉड से, सर वही कैश के लिए आया था, फ्रॉड वाला तो सिर्फ एक आप ही क्वेश्चन बताइए था। क्या आया था? सर वही था कि कितने नोट के बाद हम, नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब कितने नोट के बाद। शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ कैश, हाँ सर, शॉर्टेज ऑफ कैश। शॉर्टेज ऑफ कैश क्वेश्चन अलग अलग हो गए, शुड बी, मेरे में काफी क्वेश्चन दिख। हाँ शुड बी, शॉर्टेज ऑफ कैश शुड बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। मोनालिसा जी बताइए जरा, क्या होगा? सॉरी सर, मुझे तो आइडिया नहीं है इस बारे आइडिया में। नहीं है आपको? कैश शॉर्ट नहीं होता है?
होता है, पर कस्टमर होता दे है, देते लेकिन हैं झूठ सैलरी बोलने नहीं से। मिलता है ना भरने के, सैलरी से भर देते हैं बोल है ना। ठीक है। वैसे ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है, क्योंकि आज तक इंडस्ट्री में मतलब बहुत ही कम, आपके आपके अब बैंक में भी कम इंस्टेंसेस ऐसे हुए होंगे जहां पर आप लोगों ने फ्रॉड डिक्लेयर किया होगा, है ना। तो अगर 10,000 रुपये या उससे अधिक के कैश शॉर्टेज हो गए तो उसको फ्रॉड डिक्लेयर करना होता है, फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी होती है ना, 10,000 एंड 10,000 से ऊपर। लेकिन अगर 5,000 तक का कैश शॉर्टेज हुआ और कैशियर ने बता दिया तो वो नेग्लिजेंस कहलाएगा। 5,000 तक का कैश शॉर्टेज हुआ, चेकिंग में पकड़ा गया तो नेग्लिजेंस कहलाएगा। 5,000 से ज़्यादा 10,000 तक का कैश शॉर्टेज है और कैशियर ने बता दिया कि कैश शॉर्टेज हो गया तो वो नेग्लिजेंस होगा। 5,000 से अधिक 10,000 तक का कैश शॉर्टेज है, कैशियर नहीं बताया लेकिन चेकिंग में पकड़ा गया तो वो फ्रॉड की श्रेणी में गिना जाएगा। और 10,000 या 10,000 से ऊपर के कैश शॉर्टेज है तो चाहे किसी भी कंडीशन में इट विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज फ्रॉड, उसको फ्रॉड जैसा ट्रीट किया जाएगा और फ्रॉड की जो रिपोर्टिंग होती है उस आधार पर रिपोर्टिंग की जाएगी। तो फ्रॉड रिपोर्टिंग से कुछ सवाल पूछा था क्या स्वाति जी, फ्रॉड रिपोर्टिंग से? नहीं सर। नहीं पूछा था। नहीं चलिए, सर। ये हो गया आपका फ्रॉड रिपोर्टिंग। मैं आपको बातों बातों में ही आपसे सवाल निकालने की कोशिश करता हूँ। सर एक चार्ज में चार्ज एंड सिक्योरिटी में से आया था कि हम्म, इमूवेबल प्रॉपर्टी में से हम कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे। अरे वाह, ये सॉरी। तो बढ़िया सवाल आया था। आनंद जी, स्पेशल कौन सा चार्ज क्रिएट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे? स्पेशल इमूवेबल प्रॉपर्टी था सर, मैंने तो मॉर्गेज मारा, बाकी पता नहीं। अच्छा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होते हैं उन पर एक चार्ज क्रिएट होता है, उस चार्ज को बोलते हैं मॉर्गेज। क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। स्पेशल था। हाँ जी। और क्या क्या स्पेशल ऑप्शन था? और क्या क्या ऑप्शन था? प्लेस था, एप्लीकेशन था, हम्म। मॉर्गेज था, और एक और था सर कुछ, आरईएम लेकिन मैं इक्विटेबल मॉर्गेज क्या? इक्विटेबल तो नहीं था, सीधा मॉर्गेज ही था। सीधा मॉर्गेज ही होगा उसका आंसर, है ना। जी सर, अच्छा। मॉर्गेज ही लगाया हाँ सर। जी सर, मॉर्गेज, वो कंफ्यूज करने के लिए किया होगा। हाँ, मॉर्गेज ही था, है ना। तो ये हो गया आपका चार्ज क्रिएशन से। अब सीजीटीएमएससी से कोई सवाल आया था क्या, सीजीटीएमएससी से स्वाति नहीं जी? सर। नहीं सर। अच्छा, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस से कोई सवाल आया था? कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस, पेंशन पेमेंट? नहीं सर। नहीं आया था। ओके। नहीं सर। आपका जो टीडीएस से जुड़ा हुआ सवाल आया था लेकिन आपने उसको बता दिया कि टीडीएस जो है आपका सीनियर सीनियर सिटीजन, सिटीजन। तो उनको 50,000 रुपये के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है, पेमेंट होता है तो टैक्स जो है लगेगा। अच्छा, बैलेंस शीट से आया था सवाल, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस? नहीं सर। सर नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं आया था सर। वो विजन पूछा था हमको कि 2024-25 का हमारा विजन क्या रहेगा सर, वो तो मुझे नहीं पता था। 2000 का। 63.95 मारा, पता नहीं सर। तो बढ़िया, सर मैंने भी 55 पे करा। मोदी जी का सर भाषण। डिपॉजिट से सवाल सवाल था और बढ़िया। टर्म डिपॉजिट से, टर्म डिपॉजिट गलत हो गया। बिजनेस बिजनेस फिगर पूछा तो बिजनेस फिगर, जिस टॉपिक से मैं चर्चा कर रहा सर हूँ टर्म करते डिपॉजिट, जाएंगे ना तो सभी से याद आ जाएंगे आपको। हाँ, बिजनेस फिगर जैसे कि टोटल डिपॉजिट, टोटल एडवांस। टर्म डिपॉजिट पूछा था सर। हाँ जी। टर्म डिपॉजिट कितना, वो गलत मार पूछा दिया। सर, एक मिनट। जो 2000 मतलब कि 23 का जो मार्च क्लोजिंग था 31 का, हाँ, उसमें ये पूछा था कि टर्म डिपॉजिट कितना था उसका। अरे मतलब टोटल डिपॉजिट में से एक पार्ट पूछ दिया था टर्म डिपॉजिट का। मतलब डिपॉजिट नहीं पूछा था टोटल। टर्म डिपॉजिट पूछा था। डिपॉजिट के दो हिस्सा होते हैं, एक होता है कासा डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट। तो तो टर्म टर्म डिपॉजिट पूछ लिया तो जी। फिर तो बड़ा मुश्किल कर दिया ये तो। पहला नया जी है जो हमारे जी सीआरजीबी सर, के। मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। हम्म। सर मैं भी, गलत। हम भी खुद कंफ्यूज हो गए थे सर। हम तो इतना बजट पढ़ के गए और ये पता नहीं क्या पूछ लिया। लगभग में सर हमने 46 क्वेश्चन के आसपास नोट कर रखा हूँ अपने कॉपी तो में। ना तो ना इसको भी सुनो ना,
इसको ना बड़ा आसानी से आप कर सकते थे। कैसे बताऊं? आपके बैंक का कासा परसेंटेज याद है आपको? जी याद है। हाँ सर। कासा परसेंटेज याद है, तो आपका हम्म, टोटल डिपॉजिट भी याद है। हम्म, है ना? जैसे मैं अभी आपको यूजीबी का बिजनेस पढ़ाया था ना कुछ दिन। जी सर। यूजीबी जी का सर। जो जी सर। बिजनेस है, टोटल बिजनेस फिगर यूजीबी का पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है, बिजनेस फिगर है, वो बिजनेस फिगर क्या बताया था? 10,265 करोड़ का बिजनेस फिगर बताया था। साथ में मैं टोटल डिपॉजिट बताया था 7,000 करोड़ का, बताया था ना 7,000 करोड़ का। तो 7,000 करोड़ में आपको कासा डिपॉजिट को माइनस करना था। तो कासा परसेंटेज कितना बताया था आपको? 58% बताया था ना? हेलो? 58%। जी सर। जी 58%। 58% बताया था। और आपका जो टोटल डिपॉजिट कितना है? 7,000। तो 7,000 का 60% मतलब 7,000 का 40% कर लो। तो 40% कितना होगा? 2,800 करोड़। हाँ, सही ढाई सही सौ बात है करोड़ सर। ठीक लगा दीजिए। समझ में आया तो बजाओ ताली, अहो बोलो रोहित जी। बिल्कुल सही बात है सर, वो थोड़ा मैंने जो 2968 मारा है, आप देखिए उसके क्लोज में मारा, मैंने एक अनुमान लगा दिया। और था क्या? मतलब 2,800 था? 2829 के आसपास कुछ था। क्या था? 2800 था सर, 2800 के आसपास था। और मैंने मारा सर। हाँ तो होगा, कारण के 7,117 करोड़ रुपए आपका डिपॉजिट है। 7,117 करोड़ आपका डिपॉजिट। फिर सात उसमें हजार एक से- सौ अठारह मान लीजिए उसको। चलो मान लीजिए, मैं तो 7,000 के हिसाब से मोटा मोटी यहाँ किया। आप तो एक्चुअल कैलकुलेटर चला लेना, वहाँ पर है ना, वहाँ तो कागज भी देता है ना। फिर उसमें से जी। 58 दशमलव वो एक छः कासा है, तो उसका अलग एक साथ। कराएंगे तो डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमारे जो दूसरे साथी यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको सीखने के लिए मिलेगा इसमें से कि भाई ऐसा पूछेगा तो हम कासा तो याद करते ही करते हैं। कासा में उसमें गुणा कर, कासा है 60%, तो 40% टर्म डिपॉजिट होगा। तो टोटल डिपॉजिट का 40% कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा। तो आपने क्या टिक लगाया स्वाति जी? सर गलत हो गया मेरा ये वाला। गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आपने अच्छा सुझाव दिया। ये देखिए सवाल हमारे आने वाले, अब भले ही आप 2900 के आसपास तो बने। कोई नहीं सर, सब लोग पास हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है सर। सब हाँ लोग पास, सिलेक्ट हो जाएंगे, पास तो हो जाएंगे क्योंकि कठिन क्योंकि तो सभी को टफ आया होगा ना सर। सर सभी को अकेले को थोड़ी। हाँ, कंपटीशन जो है सभी को टफ आया होगा। और ये हमारे जो साथी अभी मतलब ये कह रहे हैं कि कठिन था, तो इनके लिए सरल होगा। मतलब बाकी लोगों के लिए और कठिन होगा जो सर तैयारी। मैं एक वो देखा हूँ अनुमान में सर, 2968 के आसपास ही आ रहा है वो, हाँ जो तो मैं आप लगाया। कैलकुलेटर चला के देख लीजिए। 7,000 मैं एक, चलाया हूँ। सात तो सर 2968 आ रहा सर है तो टू वही सही है। नाइन सेवन सेवन है हमारा टर्म डिपॉजिट। 58% है, 58% है कासा। तो हम्म 58 घटा देंगे तो हमारा आ गया कितना, 42। हम्म तो ठीक है। 42 जो हम निकालते हैं उसका 7,000 आ, तो, हाँ हाँ तो ये आ रहा है, हाँ तो 2,990 आ रहा है, बराबर है। हाँ। तो 2968 उसमें था ऑप्शन सर वो। सही है, आइए सर। तो 2,968 ही सही है ना? एक मैं लेकिन अनुमान लेकिन लगाया इतना, था वहाँ। इतना करीब नहीं देना चाहिए ना। 2,800 दे दिया और 2,900 भी दे दिया। सर मैंने तो सोचा नहीं था कि सर इस टाइप का भी कुछ पूछेंगे। हम तो डिपॉजिट नेट प्रॉफिट का सही पढ़ के गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सर वो थोड़ा एक तो इसमें 25 का पूछ दिया था, वो 25 का पूछ दिया था ना आपको, क्या कि पूछा? कासा कितना, कासा परसेंटेज कितना होगा 25 का मतलब टारगेट। आपका विजन लक्ष्य पूछ दिया था, है ना? लक्ष्य पूछ दिया था 25 का कासा का परसेंटेज। ओहो, तो ये जिक्र कहाँ है आपके एनुअल बुकलेट में? जिक्र है क्या एनुअल एक्शन प्लान में? है? तो मैंने एक एग्जैक्ट 58 तो भी है ही हमारा परसेंटेज में, तो मैं थोड़ा बढ़ा करके मार, कितना कितना ऑप्शन था? 65 था, 60 था, समथिंग 62 मार था, मैंने, बाकी 60 पता नहीं। था, हम्म मतलब ऐसे सर ही। कितना परसेंट इंक्रीज होना है करके इस तरह से अनुमान। जी नहीं, सर। अभी है ना 58% था, तो 2025 में कासा का लिए क्या लक्ष्य रखा गया है, ये होगा। हाँ क्या लक्ष्य रखा है, ये था सर। हाँ सही बात है सर। तो तो मैं 58 तो अभी ये था, तो उसी कोई 65 मारा, कोई 63 मारा, इस हिसाब से कोई 60 मारा। हम्म मैं तो 60 मार के आया सर, अब जो गलत हो। अच्छा, तो कासा परसेंटेज के लिए ये सवाल पूछ लिया कि 2025 में अभी कासा। सर 24 ही नहीं आया, 25 का पूछ लिया है तो अजीब है। सर समझ नहीं ये मेरे को भी ये समझ में नहीं है कि 25 अभी तो 24 चल रहा है, आया। 25 का 24 ही चल रहा है, सही बात नहीं, उनके हाथ में लग गया होगा, आपका एक्शन प्लान लग गया होगा पंच योजना का, और देखना पड़ेगा आपके बुकलेट में या आपके
कोई मैगजीन वगैरह में होगा, उसमें देखना सर पड़ेगा। बुकलेट तो मैंने आज सुबह पढ़ दी, मुझे तो कहीं मिला ही नहीं सर, कहाँ है? हे प्रभु, सर एक यही क्वेश्चन पूछा बच्चा था कि वो ऐसा एसबीआई लाइफ और करके जनरल में कितना कमीशन का परसेंटेज पूछ दिया। हमारे साथ छल हुआ है सर, छल। छल हुआ है और कल हुआ नहीं है। सर, नहीं लगभग में आप रख लो ना कि 30 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपसे आया था, वो मेरे पास है भी, मैंने लिख भी रखा है। हाँ जी सर, ये बात तो सही कह रहे हैं झा जी, पर इतने क्वेश्चन तो आपके आए होंगे सर। मेरे बिल्कुल वाले सर। इसमें तो सब जितना आया आपका ही आया, प्रायोरिटी सेक्टर से, और ये बाकी सब फेल है। अच्छा, जैसे सर डे एनआरएलएम का मेंबर पूछ दिया, डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। यूजान्स बिल जिसका अच्छा, आंसर होगा ग्रीस पीरियड ठीक का, है। डायरेक्ट अभी पूछ अभी दिया। और थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रोविजन से सवाल आया था कि एनपीए में प्रोविजन या स्टैंडर्ड एसेट में हाँ आया प्रोविजन, था सर, आया था, आया था। बताइए क्या आया? गलत हूँ। उसमें ये आया था ना कि सर हम्म, कि जो कितने मतलब कि 100% प्रोविजन करेंगे सिक्योर्ड पोर्शन के लिए, वो कितने साल में डॉटफुल में। हाँ बताइए उत्तर क्या है? मैंने 3 साल मार के आया था। गलत हो गया। और मोनालिसा जी, क्या उत्तर मैंने हो सर गया? 5 मारा, 5। 5 मार दिए। और क्या था? 2 था साल सर। मोर था देन 3 इयर्स होगा 4 सर। साल। मोर देन 3 इयर्स होगा जी, देख लो। सर बिल्कुल। अबव तो 3 इयर्स 5 है ना सही। सर, अबव 3 इयर्स? अबव हाँ 3 एवं इयर्स। 3 इयर्स होगा। सर मैंने अबव 3 इयर्स ही करा है। वाह, चॉकलेट खिलाइए सबको। ठीक है सर, सही है, पास हो बढ़िया। जाऊंगी, पक्का खिलाऊंगे ऑप्शन सर। था एबव 3 इयर्स। हाँ, अबव 3 इयर्स में सिक्योर्ड में 100%, डाउटफुल में प्रोविजन किया जाता है। ठीक है। ज्यादातर साथी इसी में ही धोखा खा जाते हैं, जैसे कि रोहित, कौन सा, आनंद जी, धोखा 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 है। 5 एक बताए मैंने, देखो, उससे ज्यादा ही है, 4 होता था। प्यार का धोखा खाते तो चलता, लेकिन यहाँ एग्जाम का धोखा खा के आ गए। सर एवा में तो कुछ नहीं था। 4, 5 ऐसा भी था सर, मैंने 5 मार दिया। अच्छा, धोखा, तो धोखा। सर एक क्वेश्चन का डॉट क्लियर कर दीजिए। जो ब्रांच मैनेजर नहीं बनना चाहता है ना ब्रांच में, तो उसको कितने साल तक उस ब्रांच में रखेगा, ऐसा क्वेश्चन आया था। जो ब्रांच मैनेजर बनना नहीं चाहता है जी। उसको, ऐसा तो कोई नहीं था हम्म, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ सर। सर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था सर वो क्वेश्चन। सर वो था कि कस्टमर की कंप्लेन के हिसाब से कि ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी मतलब मेरे को समझ में आया कि हमको कस्टमर को नहीं बताना होता कि मतलब कंप्लेन के हिसाब से था सर, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा है कि अगर बैंक कॉन्फिडेंशियल। में। दोनों मैडम, दोनों 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि अगर किसी को एज अ ब्रांच मैनेजर अपॉइंट किया जाता है और अगर वो पदभार ग्रहण नहीं करता है हम्म, तो कितने दिन तक उसको पद नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ सेंस था। और दूसरा ये था कि कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो कस्टमर को बताना जरूरी नहीं है। हाँ तो वही। उसमें ब्रांच का ट्रांसफर एंड पोस्टिंग था, जो हमको ग्राहक को नहीं बताना, बाकी जो ऑप्शन थे उसमें ग्राहक को सूचित करना पड़ता है। ये था। अच्छा, पहले ब्रांच मैनेजर जो नहीं ज्वाइन किया उसका ऑप्शन क्या क्या था? 18 महीना था, 2 सर साल 2 था, साल था, 3 साल था। 18 महीने था। 3 साल था। 2 3 साल साल था। उसका आंसर है, पॉलिसी के हिसाब से मैक्सिमम बैंकों का। बट आपका एचआर पॉलिसी देखना पड़ेगा कि अगर कोई ब्रांच मैनेजर का प्रमोशन मिलता है और अगर उसको वो सर ज्वाइन नहीं करता है तो 2 इयर्स का उसको बैन लग जाता है। 2 साल। तो जय माता दी, 2 साल। 2 साल, जय माता दी, है ना। तो वो एक पीएमजेडीवाई में, मतलब हाँ, दूसरा पीएमजे। दूसरा 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 एक सवाल अभी और इसी के साथ था ना दूसरा कि वो आरटीआई रिलेटेड होगा सर, लगता है। नहीं नहीं, क्या नहीं बताना चाहते हो, वो क्या था? सर कस्टमर को ऐसी कौन सी सूची कंप्लेन है जो हम उनको नहीं बताना चाहते, मतलब नहीं बता सकते। थर्ड पार्टी कोई भी चीज नहीं बताएंगे, है ना। सर क्या क्या ऑप्शन था? कंप्लेंट वाला ऑप्शन नहीं, था बैंक सर। का सीक्रेसी मेंटेन कौन करना सी है। जानकारी है नहीं जिनको नहीं नहीं, ग्राहक को बताना जरूरी नहीं, ऐसा ऑप्शन हाँ क्या सर, क्या थे? सर उसमें ऑप्शन था कोई कि सूचना। ब्रांच शिफ्ट करना हो, या ब्रांच का लॉकर शिफ्ट करना हो, ब्रांच का फोन नंबर चेंज करना हो, और या फिर अगर ब्रांच मैनेजर का अगर पोस्टिंग हो रही हो, तो वो हमें ग्राहक को बताना जरूरी नहीं होता। बाकी सब चीजें तो हमें ग्राहक को बतानी है, तो लेकिन अगर ब्रांच ब्रांच मैनेजर का। की पोस्टिंग हो रही हो तो बताना जरूरी नहीं है, जी सर, यही लगाया था, ठीक। है ना। बाकी बैंक का नंबर चेंज हो रहा है, बताने की जरूरत है। ब्रांच शिफ्ट हो रहा है, वैसे बताने की जरूरत है। और क्या था बाकी एक? सब गलत ही हुए हैं सर। हम्म, और एक था आपका, ब्रांच मैनेजर की पोस्टिंग हो रहा है, आनंद जी की पोस्टिंग हो रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि धोखा 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 नहीं है, है ना, इसलिए उसको बताने की धोखा जरूरत हो गया सर, मेरे साथ तो हो गया, मेरे साथ तो हो गया। हो गया, कोई बात नहीं, है ना। जो हो गया उसको सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसको खोया नहीं करते, और रखते हैं तड़प जो दिल में कुछ पाने की, उन लोग जी वक्त और वही है, हालात को बता रोया कुछ नहीं करते। नहीं। वक्त और सर मेरा हालात, तो वो वाला भी वो हाँ माइकल वाला मुझे लगा सही होगा तो वो गलत हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। 16 नंबर चलिए वाला। एक हो गया। अब अगला टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं। ब्रांच मैनेजर की पोस्टिंग को बताने की जरूरत नहीं है। आरटीई से क्या सवाल आया था? आरटीए से नहीं आया। कोई नहीं सवाल आया नहीं? था सर। चलो ठीक है। अच्छा, और अगला मैं बोल रहा हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्या सवाल आया था? कुछ नहीं आया था सर। कुछ नहीं आया था। सर वो पीएमजेडीवाई में 10,000 का जो ओवरड्राफ्ट मिलता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, क्या रिलेटेड क्वेश्चन बताइए। कितने % का गारंटी कवर? हाँ बताइए। 75 कर दिया सर। पीएमजेडीवाई में गारंटी कवरेज पूछा, ये भी जो है ऑप्शन क्या क्या था? 75%, 25%, 75। हम्म। ऐसे ही था, 90%, 60% इस तरह। अच्छा, तो आप लोग क्या टिक लगा के आए हैं? मैं तो 75 लगा दिया। 75 सर, जमा कर दी। अच्छा, गारंटी कवरेज जो है, जय माता जय जी। माता दी करके लगा के आ गए हो ना पीएमजेडीवाई में, तो उसमें 1 मिनट, 75% करेक्ट है भाई। वही लगा जय के। माता दी। जय माता दी। पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000, 75% गारंटी कवरेज, एक्सीलेंट। ठीक है। सर एक ना एपीवाई से क्वेश्चन था, एपीवाई क्या कौन था, सुरक्षा बीमा से था कि कितने दिन तक प्रभावी रहता है, ऐसा कुछ करके 60 दिन 30 दिन करके था। एग्जैक्ट 30 क्वेश्चन दिन। याद। क्या था फिर से बताइए। सुरक्षा बीमा में कितने दिन सर, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, रोहित भैया आप बताइए पीएमजेडीवाई जरा। में था, नहीं वो पीएमजेडीवाई में। मतलब सर कितने दिन तक लॉक इन पीरियड, मतलब क्लेम नहीं कर सकते, मतलब ऐसा जो होता है नहीं अच्छा। ना। नहीं नहीं, ये नहीं था सर। उसमें हम्म, वैसा था कि पीएम सुरक्षा बीमा में कब तक उसको कवरेज मिलेगा। सुरक्षा बीमा में कब तक? 70 years। होगा कि कितने दिन बाद, मतलब एनरोलमेंट के कितने दिन बाद वो इफेक्टिव होता है। वो हाँ होता है ना हाँ एनरोलमेंट की 1 महीने तक वो enrollment है, तो वैसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा सर। हाँ, दिस तो इज द 30 years क्वेश्चन, वही दिस इज है द क्वेश्चन। सर। हमने 60 मार दिया जय माता दी में, बाकी पता नहीं। बाकी पता नहीं। ठीक है, सवाल एक बार रिपीट करिए। सर सर जब मतलब हम उसमें ये सुरक्षा बीमा मेरे देते हैं, कितने एक दिन जने बाद बोले, एक जने, है? दो तीन लोग एक हाँ साथ सर। बोल रहे हैं, आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। एक जने बोले, स्वाति जी सर बोलिए। सर उसमें ये पूछा था कि सुरक्षा बीमा में कि कितनी एज तक वो उसमें सुरक्षित रहता है बीमा के अंदर। 70 कितनी एज? 70 ईयर। 70 ईयर्स था सर, मैंने भी 70 70 ही हाँ। लगाया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का एज क्राइटेरिया पूछा, 18 साल सर मिनी। लेकिन वो घुमा के पूछा था कि वो किस एज तक उसको कवरेज मिलेगा, इस तरीके से पूछा था थोड़ा। तो आपका जगह भी तो बहुत घुमावदार है ना, पहाड़ी, उतार चढ़ाव, घाटी, आप कितने चुनौती वाले जगह में रहते हैं। तो इसलिए जी सवाल भी सर। ऐसे रखा गया था, क्योंकि आपको ऐसे आदत हो गई ना सब। सर दूसरा इसमें ये भी है कि मॉडिफिकेशन है, पहले 45 दिन का था, जो हम्म, जैसे पीएम इसमें कोई एनरोल करता है, और हम्म। एनरोल करने के बाद अगर वो तुरंत 45 दिन के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो उसको क्लेम नहीं मिलता, फिर उसको नहीं अभी रिवाइज करके नहीं, 30 दिन किया है। हाँ सर। हाँ सर, ये भी पीएमएसबीवाई पूछा को, था कि कितने टाइम। जी पीएमएसबीवाई क्या होता है? एक्सीडेंटल बीमा होता है। आज जी कराया, वही कल वही। एक्सीडेंट हो जाए मिलेगा ना। वो नहीं नहीं मिलेगा सर, नहीं पीएमजेजेबीवाई के मिलेगा लिए, सर। हाँ पीएमजेजेबीवाई के लिए होता है वो टाइम लिमिट। मतलब क्या कि नॉर्मल जो डेथ होती है ना, जी। के लिए होता है 30 दिन के अंदर होना चाहिए ना। और ये तो पीएम सुरक्षा पीएमजेजेवाई से ही था क्वेश्चन बीमा, सर, ये तो, पीएमजेजेवाई से ही था, इसका 30 दिन आंसर हो रहा है। अच्छा ये भी आया था क्या सवाल, आनंद जी? क्या सर? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आया था। सर वो था। उसी का क्वेश्चन था, वो सर उसी का क्वेश्चन था। हाँ, क्या पूछा सर था? प्रॉपर ध्यान में नहीं आ रहा सर, जय माता दी में था वो, ठीक है। पढ़ के। हाँ, रोहित जी बताइए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति अभी ये बीमा योजना। डिस्कस कर रहे थे ना कि वो कितना दिन के अंदर, मतलब वो पीएमजेजेवाई से रिलेटेड क्वेश्चन था वो। रोहित भाई सर मेरे बिल्कुल बगल में बैठे थे।
एकदम नेक टू नेक। तो उनको छू लेते, खो कर देते तब। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो क्लेम है उसका लॉकिंग पीरियड 30 डेज हाँ है, वही पूछ रहा, तो 30 दिन होगा सर उसमें। 30 दिन, ठीक है, सामान्य मृत्यु के स्थिति में। अदरवाइज एक्सीडेंटल के लिए कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। बढ़िया बात है। सर चलिए, इसका आंसर 30 डेज है ना? 30 डेज का आंसर है। ठीक है। धोखा हम्म धोखा। अब बताइए कि विलफुल डिफॉल्टर से सवाल आया था। हाँ सर नहीं आया सर। था, हेलो, आया था, आया था। बताइए नहीं बताइए। नहीं सर, विलफुल डिफॉल्टर से नहीं आया था, व्हिसल ब्लोअर से आया था। विसिल ब्लोअर था, हाँ। हाँ, विसिल ब्लोअर से क्या आया था? तो वो पूरा याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन आया था ये। एक क्वेश्चन आया था विसिल ब्लोअर से। सर विसल ब्लोअर से शायद मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि कितने टाइम बाद वो हमको कंप्लेन सॉल्व करनी पड़ती है। यस 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 यस। हाँ ये 30 दिन मार के आया है सर। सर मैं भी 6 30 डेज पे। 6+ मारा था समथिंग। हम्म विसिल ब्लोअर ना, पॉलिसी यूजीबी का ये क्लास करवाया था हमने ना विसिल ब्लोअर का। सर मेरे नॉलेज में तो नहीं है सर। ओके, बाकी मुझे लग रहा है कि उसके एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे, एक बार देख लीजिएगा। एमसीक्यू में मुझे याद नहीं आ रहा अभी, है ना। कई ब्रांचेस में 15 दिन होता है, कई बैंकों में 30 दिन होता है, कई में 45 डेज होता है। तो ये जय माता दी की देखना पड़ेगा इसको। चलिए, सीआईसी से आया था सवाल। सर वो क्वेश्चन आया था, ये मटेरियल अल्टरेशन वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, मटेरियल अल्ट्रेशन में क्या आया था? निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, या कौन सा एकदम मटेरियल? आसान था सर, उसमें इतना आसान ऑप्शन था ना कि मतलब कोई भी मार देता है। जैसे जैसे क्या आया था? ऑप्शन क्या था बताइए ना, ऑप्शन क्या था? जैसे उसमें था ना सर कि मतलब कि अगर कोई दो मतलब कि उसमें कोई अगर दो सर क्रॉस डेट मार वाला देगा, था, हम्म एक दो डेट ऊपर का में था। दो लाइन कोई अगर क्रॉस कर देगा तो मटेरियल अल्टरेशन है, तो नहीं है सर ना। अगर हम दो लाइन खींच देंगे तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। मतलब ऐसा ऑप्शन था ना सर कि आसानी से कोई मार देगा ये, हम्म, मतलब ज्यादा सर दिमाग तो लगाना। सवाल ये पूछा था मटेरियल अल्ट्रेशन है कि मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, ये पूछा था। सर सरकार कुछ कंडीशन दे रखा था वो नहीं था, बिल्कुल। मटेरियल अल्टरेशन नहीं है ये पूछा था। बट वो सही कह रहे हैं कि मतलब इन बसों में से बताइए क्या हुआ नोट के साथ ना। हम्म एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा, मटेरियल अल्टरेशन ही था सर, बट आता थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए, हाँ, लोक अदालत क्वेश्चन से कोई बिल्कुल सवाल आया याद नहीं। था? लोक अदालत से कोई सवाल आया था? लोक नहीं अदालत। सर। नहीं सर। सर ये क्वेश्चन ये आया था कि एसबीआई जनरल और एसबीआई लाइफ में कितना वो कमीशन बैंक को मिलता है, इस टाइप एसबीआई जनरल का एसबीआई लाइफ में। और एसबीआई लाइफ में कितना कमीशन बैंक को मिलता है? कुछ था उसमें ऑप्शन? 10-18 ऐसे करके था सर, 10 था, 20-25% तक। 20 था, 30 था, ऐसे था सर। तो जनरल और एसबीआई लाइफ, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा आपका, जो एमओयू पढ़ना पड़ेगा, या कमीशन वाला पढ़ना पड़ेगा जो टाई अप होता है एसबीआई क्वेश्चन का। थे ना सर जो धोखा वाले, ये हम्म जो कहीं दिखे भी ना। हम्म ओके, बहुत बढ़िया, है ना। सर पीएमएसबीवाई से दो क्वेश्चन आया था, एक तो डायरेक्ट आया था 1870 वाला उम्र हम्म का, डेट का और था सर। एक और क्वेश्चन आया था जो दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन अच्छा, पीएमएसबीवाई से दो था, पीएमजेजेवाई से एक था। सर एसबीआई से वही था ना सर कि कितनी एज तक वो सुरक्षित है, मतलब बीमा की कवरेज में, बीमा का अच्छा, कवरेज उसकी। चलो, डीआरटी से कोई सवाल आया था? डीआरटी, नो सर। सर सरफेसी। वो सीसीटीवी फुटेज से आया था कि कितने दिन तक उसको रखना पड़ता है, तो बताइए, मोनालिसा 90 की दिन मैंने मार फुटेज के आया। कितने दिन रखते हैं? 90 दिन मैं लगाया हूँ उसमें। सर 90 दिन तक प्रिजर्व, 3 महीने तक प्रिजर्व होती है सर 3 महीने हमारे तक। यहाँ। सीसीटीवी सर फुटेज के ब्रांच का पूछा था, किसका पूछा था, कि एटीएम का पूछा था? नहीं ब्रांच नहीं, ब्रांच। उसमें तो ब्रांच का पूछ लिया था। सर 90, 90 कन्फर्म है सर। 90 दिन। अगर लॉकर का पूछता तो, लॉकर के गेट पर, तब तो जब माते दी चलता सर, पता नहीं था। लॉकर लॉकर के गेट पर पूछता तो 180 डेज रिवाइज्ड हुआ है ना। उसमें वो करेंसी टेस्ट के लिए पूछता तब वो 180 डेज होता फिर वो। हाँ, लॉकर के गेट और करेंसी चेस्ट दोनों दोनों चीज़ों पे 180 डेज है, अदरवाइज 90 डेज है, ठीक है।
सर वो डे NRLM सर डे NULM में फीमेल मेंबर का परसेंटेज पूछ रहा था। और तो और क्या बोलते हैं, करेंसी टेस्ट का भी CCTV फुटेज 90 डेज का ही है। ठीक है, सिर्फ लॉकर के केस में बढ़ाया है, बाकी किसी में नहीं बढ़ाया है। करेंसी टेस्ट का भी 90 डेज, ब्रांच का भी 90 डेज, ATM का भी 90 डेज, लॉकर के गेट वाला जो है वो रिवाइज लॉकर पॉलिसी जो अभी रूल निकाला है उसके आधार पर 190 डेज। हाँ, आप बताइए डे NRLM क्या बोल रहे हैं? डे NULM में पूछा था फीमेल मेंबर का परसेंटेज। हाँ, ये तो बढ़िया सवाल पूछा था। बताओ क्या रिजर्वेशन है फीमेल मेंबर का? मैं 30 मार्क का आया हूँ सर, 30%। जय माता दी, जय माता दी कर दी थी, ये सही हो गया आपका, है ना। फीमेल का सर जो वो DD में एक क्वेश्चन DD में आया था सर कि जो 70%। हाँ जी, 70%। ये तो गलत हो गया, 70%। सर वो एक DD में आया था माइक्रो डे कोड का NLM की लास्ट। बात कर रहे हैं, ये डे NLM। हाँ डे, डे NLM में उसमें 30% होगा सर फीमेल में। हाँ, डे NLM में 30% होता है वुमेन्स को, है ना। ओके, और चलिए। सर वो पूछा था DD में जो माइक्रो कोड होता है ना, उसके लास्ट डिजिट पूछ रहा था। 16। 16, वो तो मैं सही मार्क आया हूँ। बताइए इधर, आनंद जी, धोखा। साहब साहब हम्म साहब, कहा तो धोखा। धोखा, ये देखिए अकेले अपना रोहित जी अकेले ही सही सर करके। मैं आपका जो PDF पढ़ा था ना सर, मैं PDF पढ़ के गया था आपका सब, क्योंकि मैं ज्यादा एंगेज रहता हूँ तो मैं ज्वाइन क्लास लाइव नहीं किया, लेकिन PDF जो पढ़ के गया तो मुझे उसमें बहुत सहूलियत मिला कि लगभग में क्वेश्चन आया है सर। भाई साहब ने मेरे को नहीं बताया, मैंने पूछा, चुपचाप रह एक गए। क्वेश्चन बता दिया सर डे NRLM का, जिसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं। दो तो मैंने भी बताए। अब बताइए बैंकिंग लोकपाल जो सॉरी इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम से कोई सवाल पूछा था? मैं नहीं नहीं सर। पूछा था सर, वो नहीं तो सर, तैयारी नहीं। कर रही थी, नहीं पूछा। अच्छा, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन से कोई सवाल नहीं पूछा गया। चलिए, और बताइए कि सर वो बल्क दो डिपॉजिट। स्टेप पॉलिसी में पूछ दिया था, जिसका घर घर पैसा विड्रॉल और क्या। हाँ सर, डोर स्टेप बैंकिंग से था डोर सर। टू डोर बैंकिंग वाला था सर। हाँ, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस में क्या सवाल पूछा था? था सर, ये कितने साल? लिमिट है। कितना डिपॉजिट का था? कितना बताइए? 10,000 मैंने मांगा। सर मैक्सिमम 10,000। 5,000। नहीं, 5000 तो गलत है। नहीं, 10 सर्कुलर में, हमारे 10,000। सर्कुलर में मिनिमम 500 और मैक्सिमम सर्कुलर 10,000। में 5,000 है सर। नहीं, मैक्सिमम डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस जो डिपॉजिट की बात कर रहे थे ना। उससे आगे 10,000। था ही नहीं सर, 10,000 से ऊपर कोई था ही नहीं। हाँ, तो नहीं, 10,000। 5,000 था सर उसमें ऑप्शन, मैंने पता कर। 10,000 विद सर्कुलर। 10,000 सही होगा। मैं देखा हूँ सर, न्यूनतम 500 और मैक्सिमम 10,000 है। बिल्कुल सही। डोर स्टेप वाला मेरा वीडियो भी पढ़ लीजिएगा, उसमें भी 10,000 है ना। चलिए, ओके। सब क्लास किया अनक्लेम था। अनक्लेम डिपॉजिट से कुछ पूछा था क्या? अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम डिपॉजिट नहीं आया था सर, CSP का एज पूछ रहा था। इनऑपरेटिव ठीक है। डिपॉजिट से पूछा था, इनऑपरेटिव अकाउंट्स। नहीं सर, नहीं आया। तो CSP का एज क्या होगा? CSP का एज, हाँ? मिनिमम एज पूछा था। हमने 18 से 45 मार रखा है, क्या होगा, कोई 22 से 45 उसका का। रेंज पूछा था क्या? सर हाँ, तो हाँ, कितनी कितनी सर्कुलर उम्र ना का सर, नहीं? अच्छा। अकॉर्डिंग टू आप सर्कुलर 22 से 45 साल था। ठीक है हम्म सर। हम्म ऑप्शन में 18 से 45 भी था, 21 से 45 भी था, मैंने 21 से 45 पे खेला। तो मिनिमम तो 21 होना है आपका CSP। मैं तो सर ये मतलब सोचा ना कि इंटर पास करता है तो 18 साल का लगभग में एज होता है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो उसकी मिनिमम मैट्रिक और इंटर। मिनिमम एटलीस्ट एज 21, ये बेटे है धंधा कर 2023-24 का पॉलिसी में। तो आपका रखा है अलमारी के अंदर रखा है। है ना, तो मिनिमम एज तो 21 दिया है, मैक्सिमम एज आप सर्कुलर में एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो सर 45 ही है सर। यही से क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें मतलब जो पढ़ने पर मुझे लगा ना कि जो एक ये जिसमें 2 लाइन क्रॉस कर देते हैं, मतलब कि अकाउंट पेई वाला चेक था, जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग वाला चेक था, वो बोला था कि कैसे होगा इसका ट्रांसफर, तो उसमें क्वेश्चन ये आ रहा था ना, सब में निगेटिव ही था
एक हम्म, क्वेश्चन ये आ रहा था कि बैंक जाकर के ट्रांसफर करने पे ही होगा, इस तरह का ऑप्शन। अच्छा, सर तो एट वो बैंक यही था काउंटर। कि अगर टू किसी चेक ट्रांसफर लाइन में था अगर सर। दो पैरेलल लाइन खींच दिया जाए तो जनरल हम्म, क्रॉसिंग होता है, और जनरल क्रॉसिंग का जो भुगतान है बैंक के खाते में ही होगा, कैश काउंटर पे नहीं ट्रांसफर होगा। लाइन करके था सर, हाँ, अकाउंट पे ही ना। एट द बैंक काउंटर पे मैंने मारा सर, क्योंकि और सब निगेटिव में आंसर था उसका। अच्छा, नहीं 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 नहीं, टू ट्रांसवर्सल लाइन में स्पेशल क्रॉसिंग वाला, मतलब क्रॉसिंग वाला था ठीक है। कौन सा, मैं तो उत्तर ही भूल गया, लेकिन सही मारा है। तो समझ लो कि जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये हुआ है, अगर किसी चेक के मुख्य पेज पर दो पैर समानांतर रेखाएं खींच हाँ दी हाँ जाए सर, ट्रांसवर्सल लाइन था ना वो करके। तो पैरेलल उसका तो ट्रांसवर्सल सर लाइन। अलग है, तो सीधे पूछ दिया था जनरल क्रॉसिंग किसे कहते हो, तो कोई भी मार देगा सर, उसमें तो कोई लेकिन संदेह सीधा नहीं। क्वेश्चन उसका होता है। उसका अकाउंट पे मतलब ही ये चेक हुआ आया। कि उस चेक का भुगतान काउंटर पे नगद नहीं होगा, उसका हम्म। भुगतान खाते पर ही होगा। ठीक है। हाँ, इस होगा कि खाते में ट्रांसफर होकर के ही होगा, अकाउंट पे ही तो सर, जो कोई कैशियर है तो इतना नॉलेज तो उसको होगा ही कि अकाउंट पे ही चेक क्या होता है। उसमें जो ऑप्शन था ना सर, वो इस तरह का नहीं था कि खाते में ट्रांसफर वाला होगा। उसमें इस तरह का आंसर है, तो नॉट नेगोशिएबल, नॉट ट्रांसफर, मतलब कि नॉट ट्रांसफरेबल, इस तरह का ऑप्शन आया था, मतलब निगेटिव में आया था। और एक ऑप्शन ऐसा आया था, एट द बैंक काउंटर। वो तो गलत ही था। तो एक द बैंक काउंटर तो नहीं होगा उसका। वो मतलब तो गलत सब ही था। एट द बैंक काउंटर मतलब ट्रांसफरेबल था, क्या था, लेकिन सब बैंक निगेटिव काउंटर में का ही था। मतलब कैश, कैश। या बैंक अकाउंट था सर, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है ये। बैंक लेकिन अकाउंट है तो सही होगा। एक बैंक चीज बैंक था अकाउंट। ना था इज रिलेटेड सर। सर, हाँ, लेकिन बैंक। बाकी पढ़ने पर मुझे लगा निगेटिव में ही दे रहा है, निगेटिव में ही ये बोल रहा है। ओके। क्वेश्चन तो ध्यान में नहीं आया सर, पर आंसर में ना टू ट्रांसवर्सल लाइन करके था। ठीक है, अरे वो मैंने वो तो माना उसका है। जनरल क्रॉसिंग का था सर, वो और क्वेश्चन तो मैं बोल ही रहा हूँ, तो सीधे लिखा था व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं, तो पता सीधे टू नहीं। ट्रांसवर्स मतलब आपके कहने का अर्थ है कि जनरल क्रॉसिंग का भी एक सवाल आया था, उसके अलावा एक सवाल और आया था, ये कह हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, जी जी हाँ हाँ ओके। जी जी। तो हाँ, मैं मिक्स कर रहा था। हाँ हाँ, कैन बी कैन बी क्रेडिटेड एट बैंक काउंटर इन अकाउंट। बैंक काउंटर तो गलत हो जाएगा, बैंक काउंटर मतलब वही हो गया कि कैश काउंटर पे उसका भुगतान नहीं अब हो तो सकता। ये कंफर्म नहीं, वो काउंटर नहीं लिखा था, सीधे एट द बैंक अगर लिखा था। आप अकाउंट लिखा था कि क्या लिखा था, या बैंक जा करके लिखा था, ये ऐसा था। चलिए ठीक है। बाकी जो सवाल आप कर रहे हैं वो सवाल ये है कि अगर इस तरह का ट्रांसफर लाइन किसी चेक में खींच दिया जाए तो उसका भुगतान जो है कैश काउंटर पे नहीं होगा, बैंक काउंटर पे नहीं होगा, केवल केवल बैंक अकाउंट में होगा। और जो अकाउंट पे, नॉट हाँ हाँ, नॉट सही नॉट कह रहे हैं आप। जिसमें वो नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है ना, तो वो भी हम्म। सही नहीं होगा। नॉट नेगोशिएबल तो वो अलग हो गया, नॉट नेगोशिएबल है ना। सर ट्रांसफर नहीं होगा, नॉट एकदम निगोशिएबल सही। होगा, इस तरह का सब निगेटिव ही उसमें था। नॉट ट्रांसफरेबल भी नहीं हो, ट्रांसफरेबल होगा तो दोनों वो केवल बैंक अकाउंट के साथ होगा। दोनों क्वेश्चन सर गलत नहीं हो सकते, प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे, है ना। क्वेश्चन एग्जैक्ट याद है पर गलत नहीं हो सकते, वो तो पूरा बैंकिंग गड़बड़ हो जाएगा अगर वो क्वेश्चन गलत हो गए। हम्म। वो सही है सर, मतलब। आप हाँ सही बोल रहे हो आप वो आपके। आनंद भाई, वो क्वेश्चन बताए थे जिसमें 25 आंसर बताए थे, वो कि मिनिमम हाँ हाँ। चेक सर कलेक्शन वो, अमाउंट वाला। अरे सर कलेक्शन वाला था। कलेक्शन हम्म। में कितना मिनिमम पेनल्टी होता है, चेक कलेक्शन वाले मैंने 25 मारा था, हमारे सर्कुलर के हिसाब से वही है सर। हम्म। पीएमईजीपी से कोई सवाल आया था, पीएमईजीपी से। हाँ था सर। उसका नोडल एजेंसी पूछा था, केवीआईसी। सर केबीआई से। ओके। और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम। एनआरएलएम सर तो पूछ ली कि वो वही नंबर मेंबर पूछ था लिया सर, था ना, 10 से 20 वाला। 10 से 20 वाला सर। ओके, 10 से 20 वाला है ना। हाँ और आपका एनयूएलएम से क्या पूछा था, वुमेन बेनिफिशियरी का हाँ, रिजर्वेशन टारगेट। जी 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 जी। वुमेन बेनिफिशियरी को कितना परसेंट लिखा आपने। 30%। 30%। 30% मिलता है एनयूएलएम में आपका डे। एनयूएलएम में वुमेन फीमेल मेंबर बेनिफिशियरी को परसेंटेज। 30% मिलता है। पढ़ा हुआ गलत मार दिया सर, पढ़ा हुआ गलत मार दिया। कितना कर दिए। 15 मार दिया सर, बहुत अफसोस हुआ मेरे को। माइनॉरिटी कम्युनिटी को 15 मार दिया आप। हाँ। सर 3 क्वेश्चन गलत हुए सर, आते हुए, मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि मैं गलत मार सकता। हम्म। विश्वास
सर तो 20 नहीं क्वेश्चन तो ऐसा था ना कि मतलब कि इतना घुमा फिरा दिया था जो बहुत टफ था सर 20 क्वेश्चन। लेकिन 40 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट था कि मुझे 40 लग रहा नंबर था। 40 नंबर सबको आ गए। हम्म 5 क्वेश्चन का फर्क है बस, वो 5 45 हो जाता तो डे सिक्योर हो डे एनयूएलएम में वुमेन बेनिफिशियरी को 30%, माइनॉरिटी कम्युनिटी को 15%, डिजेबल जाता। पर्सन को 3%, और जो एसटी एससी होते हैं उस इलाके में एसटी एससी का जो पॉपुलेशन है उनके प्रोरेटा बेस पे पॉपुलेशन के जो एरिया के पॉपुलेशन के बेस पर उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ये जी साहब। तो आपका ये 30% वुमेन बेनिफिशियरी का हो गया। अब बताइए इसमें डीआरआई से सवाल पूछा था, डीआरआई अभी तक 35 डीआरआई से सवाल नहीं पूछे थे 35 सर, सवाल हो डीआरआई चुके हैं से। आपके। 35 सर सवाल। फेक नोट से 2 क्वेश्चन आया था जो मतलब कि एकदम आसान था उसमें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको डीआरआई से सवाल आया था, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर एग्रीगेशन क्या है डीआरआई का, तब ध्यान में आएगा। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं सर। नहीं सर नहीं। अच्छा, पीएम विश्वकर्मा से सवाल आया था। नहीं नहीं नहीं, सर। ठीक है, ऐसे पूछते जा रहा हूँ, आप लोग को याद आ जाएगा। जी ग्रेस जी पीरियड से आया था सर जिसका यूजांश बिल आंसर होगा। अच्छा, यूजांस बिल जो हाँ, ग्रेस पीरियड है यूजेंस ना। का क्वेश्चन था सर। हाँ सर हाँ। ये तो और वो तो आ एटीएम गया से होगा। 2 क्वेश्चन था, एक T+5 उसका आंसर होता है, 100 रुपया पेनल्टी वाला, ये 2 आया था एटीएम से। एटीएम का आया था। ई टीएम वाला कॉमर्स आया था क्वेश्चन। जिसमें 25,000 आंसर होगा, ये भी आसान क्वेश्चन आया। नहीं क्या क्या 50,000 50,000? 50,000 था उसका आंसर। था सर वो। ई कॉमर्स का 50 मैक्सिमम सर 50,000 है। 50 था सर। ई कॉमर्स में सर 50,000 होगा। जी हाँ बिल्कुल सर, सर। सर्कुलर हमारा ये कहता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का है ना। नहीं सर, अरे हमारी ई कॉमर्स, एटीएम का ई कॉमर्स की हमारे पर डे में ट्रांजेक्शन कितनी कर सकते हैं। वो अच्छा, 50,000 है हमारा। 50,000 है। हाँ जी। यस सर। ओके। रुपे कार्ड में जो है सर, रुपे कार्ड में ई रुपए कॉमर्स में। कार्ड में रुपए कार्ड में तो 40,000 होता है पर। नहीं सर, नहीं हमारी सर, 50,000 है। सर अब सर्कुलर बेस्ड बता रहा हूँ, 20 टाइम्स पढ़े होंगे। 50,000 है आपके यहाँ। 50 है सर। हाँ, हम रात भर पढ़ ही रहे थे, अच्छा। तो सर्कुलर हम 50 देख रहे थे, तो उसी के हिसाब से है। एक बार में 50,000 ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल ई आप कर कॉमर्स है, सकते ई कॉमर्स है। हैं। ई हाँ कॉमर्स एक सर। बार में मतलब 50,000। दो अमेजोन दो पे चीजें कार्ड। दो चीजें होती है ना, एक होता है एटीएम वाला 40,000 होता है, और ई कॉमर्स जो बोल रहे हैं मतलब पॉस ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको। पॉस ट्रांजेक्शन की नहीं लिमिट होगा एक सर, एमबी से कम 50,000 तो मुझे नहीं लग रहा होगा। नहीं होगा सर होगा। ठीक है, 50,000 ठीक है। वो हमारा देखो, सर्कुलर सर एक स्टडी मटेरियल निकाला था बैंक में, उसमें भी 50 ही है। जो ई कॉमर्स होता है वो पॉस एटीएम यूज करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेगा, और एटीएम में जाएंगे तो थोड़ा कम होता है, तो एटीएम का फोर्टी सर वो थाउजेंड रोहित जी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, वो यूपीआई, रोहित जी यूपीआई में हो रहे होंगे कंफ्यूज। वो ई कॉमर्स अलग हो गया और यूपीआई अलग हो गया। बिल्कुल सर। पॉस ट्रांजेक्शन लिमिट। हाँ, आप उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ये स्पेशल आपका एटीएम कार्ड के फीचर होंगे ना। जी सर। तो आपका जो डेली रुपए कार्ड में जो डेली विड्रॉल लिमिट कितना होता है आपका। वो सर बहुत कम है सर। 20,000। हमारे 25। 20,000 पर ट्रांजैक्शन है, पर एक बारी में हम 2 कर सकते हैं। नहीं नहीं सर नहीं नहीं। 2 और भाग में कंबाइंड। बांटा गया है, ई कॉमर्स अलग और विड्रॉल अलग है सर उसमें। 25 है सर। 10 10 5 सर, 100% नॉट श्योर। डेली कैश विड्रॉल लिमिट 20,000, डेली पॉस ई कॉमर्स लिमिट 25,000, कंबाइंड डेली लिमिट 70,000, ऐसे दिया है आपके। सर मुझे तो लग रहा है 25,000 ई कॉमर्स होगा उसमें। हाँ, एटीएम में कैसे सर 50,000 निकल जाएंगे ई कॉमर्स से। अरे अरे निकालना ई कॉमर्स का नहीं। मतलब शॉप, ई कॉमर्स का अलग हो गया ना रोहित जी। अच्छा रुकिए, हाथ कंगन को आरसी किया पढ़े लिखे को थोड़ा देखो जरा, आपका सर्कुलर आपके रुपे द्वारा। कार्ड से आप लेकर के चलिए कि रुपे कार्ड से हो जाएगा वो 50,000 ई कॉमर्स। हाँ हो जाएगा, आप हमारे मोबाइल बैंकिंग में देखिए, वहां पे ऑप्शन है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है जी क्या है ये। ये दिख रहा है एक स्क्रीन पर। रोहित जी पढ़िए जरा, क्या दिख रहा है स्क्रीन पर। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, और यहाँ पर पढ़िए ये वाला पढ़िए जरा, ये फैसिलिटी वाला पढ़िए जरा, ये वाला इतना। हाँ, 20,000 25,000 है सर। स्वाति जी क्या लिखा है, पढ़िए जरा। तो 25 है, लेकिन सर ये चेंज हो गया है सर। है तो वेबसाइट पे चेंज नहीं किया आपने, तो ये सर आईबीपीएस। ओल्ड है सर, ओल्ड है सर, ओल्ड है सर ये। ये तो आपके रिफ्रेश कर सर लेते ये हैं। अब देखिए सर, है तो 50 ही
ठीक है, मैं सर्कुलर दे सकता हूँ, अभी तो मेरे मैंने पास मैं 2-3 लड़के से भी पूछा था सर इस बारे में, क्वेश्चन के बारे में। अब ये कोई बात नहीं, अब क्या ही कहे फिर। चलो पता बहुत चल ठीक है, एक अब बार क्या देख ही लीजिएगा। कहने का मतलब एक बार अपने अभी कल बैंक जाके देख लीजिएगा। आपके पॉलिसी के हिसाब से तो मैं डेली भेजता हूँ आपको भाई साहब, कल है। भेजता हूँ। ठीक। अच्छा, ये एटीएम का लिमिट बढ़ा है क्या? विड्रॉल लिमिट बढ़ा है क्या? नहीं सर, ज्यादा नहीं। कितना ही है? आइडिया 20,000? पूरा तो खुद 50,000 निकालो, चलेगा सर। 50,000 विड्रॉल है अपने एटीएम में आनंद भाई, बताओ। नहीं, तो 50,000 तो नहीं है हम्म कहाँ से ई कॉमर्स भाई 50,000 साहब, वो हो बात जाएगी? नहीं हो रही। मैं परसों तरसों इसी मही मतलब सर्कुलर के अकॉर्डिंग कहा मैंने, मैं मनीष और सब साथ में पढ़ रहे थे, हम्म। ठीक है। जाइए एक थोड़ा, आदमी, जाइए आनंद जी, थोड़ा निकाल के लाइए एटीएम, देखिए जरा, तभी देख लेते, थोड़ी देर में गए जाके देख लेंगे अभी जाके, है ना? सर एक साइबर हैकर से क्वेश्चन पूछा था सर। हाँ जी। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्या था? नॉन मिलीशियस था सर, नॉन मिलीशियस साइबर हैकर को क्या कहेंगे, ऐसा था कुछ। पूछिए। मैंने वाइट वाला कुछ मार दिया, बाकी हम्म सर पता नहीं, उसमें हैकर करके था, बहुत सारे ऑप्शन थे सर। सवाल को एक वाइट बार बताइए। वाइट टैप हैकर मार दिया मैंने, हम्म बाकी सर कुछ क्वेश्चन का पक्का नहीं पता चल रहा सर, एग्जैक्ट वर्ड्स समझ नहीं आ रहे। एक तो मैंने हिंदी सेलेक्ट, व्हाइट हिंदी टाइप हैकर्स ऐसा select- पूछा था? हाँ सर, ये मैंने मारा है। ऑप्शन बहुत सारे सर, 5 ऑप्शन थे, इस बार 4 नहीं थे, इसलिए भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए लोगों के। अच्छा। बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछा, 5 ऑप्शन डाल के ना बहुत को कंफ्यूज कर दिया हम्म। जी। सर एक पाकिस्तानी वाला पूछा था केवाईसी के लिए, किससे उसमें हाँ, लेंगे? क्या लिखा है आरबीआई से, आपने? हैं? क्या लिखा है? आरबीआई से परमिशन लेना होता। किससे परमिशन लेना है केवाईसी आरबीआई, के लिए? आरबीआई। अरे हाँ, ये मेरा गलत हो गया सर, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मार। सर मैंने भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किया उसमें। देखो, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ही उनको पावर दिया है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, आरबीआई स्पेसिफिक है, वही परमिशन देगा करके उनको दे दिया, आरबीआई को दे दिया है। क्योंकि बैंक को वही रूल करता है, तो परमिशन देगा, परमिशन देने के बाद बैंक की मॉनिटरिंग करता है, इसलिए वही लेगा। रेगुलेटेड एंटिटी से आरबीआई को पावर दिया है, प्रियोर अप्रूवल लेना पड़ता है आरबीआई। और एक ये व्हाइट हेड हैकर्स आया होगा जी, व्हाइट हेड हैकर्स। तो जय माता दी सही हो गया। हाँ, व्हाइट हेड हैकर्स है। कौन सा जय ऑप्शन था आनंद भाई? ए में ऑप्शन था क्या? पहला नंबर था क्या? तीसरा नंबर था हवाई हैकर, हम्म दूसरा? थर्ड। वाइट हैट हैकर्स है एक, मतलब जो है ऐसा हैकर्स है जिसमें वो किसी इंडिविजुअल की भांति, वो मतलब सफेद, जो बोलते हैं ना, सफेद कॉलर जॉब, ऐसा टाइप करके घुस जाता है स्वाति हार्डवेयर जी, सॉफ्टवेयर। पहला ऑप्शन में क्या था वो उसमें हैकर में? ऑप्शन साइबर हैकर ऐसे कुछ था सर, मुझे मुझे भी ऑप्शन काफी याद नहीं आ रहे। ठीक। सर, मेरे को तो आंसर याद था तो मैंने कह दिया सर, बाकी तो क्वेश्चन भी याद नहीं, नॉन मिलिशियस वर्ड याद है बस, जो ब्रैकेट में करके लिखा हुआ था। हम्म और सर तीसरा जय माता दी सही हो गया। हम्म हाँ, 2 जय माता दी गलत। जय माता दी कभी गलत नहीं होंगे, वो सही करेंगे आपको, ठीक है आपको। अच्छा, सॉरी। ये आइए कि चार्जेस से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था, ड्यूटी ऑफ बैंक हाँ से जुड़ा हुआ सर, सवाल आया था। प्रश्न थे सर। चार्जेस से आया था। क्या आया था? चार्जेस। एक सेविंग अकाउंट क्लोज वाला था सर, जो गलत मार दिया, 500 प्लस जीएसटी था। हम्म हाँ और 500। एक क्या था? 500 से- प्लस जीएसटी मतलब सेव कौन सा था सवाल? ठीक से पढ़िए। सर वो क्वेश्चन सवाल ये था कि अगर आपको 7 डेज से या 1 साल से पहले अगर आप खाते को बंद करते हो तो उस पे कितना 14 डेज, कमीशन लगेगा, पेनल्टी कितनी लगेगी? 14 डेज सर, 14 डेज टू 1 ईयर की बात थी, क्योंकि 14 दिन से पहले भी नहीं लगता और 1 साल के बाद भी नहीं लगता कूलिंग पीरियड 14 दिन है। जी। हाँ। और 1 साल के बाद भी नहीं लगता है, और जो सरकारी वाले हैं उनमें भी नहीं लगता है, लेकिन नॉर्मल खाते में 500 प्लस जीएसटी लगता है क्लोजिंग का, जो कि सर गलती से गलत मार दिया, 300 प्लस जीएसटी, और रोहित भाई को भी गलत करवा दिया, 250 रुपए। सर हाँ, 500 प्लस जीएसटी अभी ही रिवाइज हुआ है हमारे यहाँ। अब सर हाँ, धोखा हो गया, गलती सर से। वो बहुत याद ही नहीं था, तो वो गलती हो ही गया, तो मैं बहुत उसके लिए कोई खेद बहुत नहीं दुख हुआ सर, प्रकट, याद ही नहीं इस था मुझे। क्वेश्चन के लिए बहुत दुख हुआ। इंसान की ये भूल है कि भूल नहीं करता, इंसान की ये भूल है कि भूल नहीं करता, भूल कर भी वो उसे कबूल नहीं करता, कबूल कर भी उसे भूल नहीं कहता, और भूल से कबूल कर ले तो जिंदगी में दोबारा कभी भूल नहीं करता।
वाह तो स्वाति जी मैटरनिटी लीव वाला वो कर लेते एक बार जिक्र, क्वेश्चन क्या था थोड़ा बताइए तो सर को। कौन सा? सर मैटरनिटी लीव में ये था सर, उसमें हमें ये पूछा गया था कि अगर हम कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं उस केस में ऑप्शन का क्या सही नहीं है। अडॉप्शन के केस में ये या तो मतलब अडॉप्शन के केस में लाइफ में एक ही बार मैटरनिटी मिलेगी पूरे जॉब पीरियड में, या अगर आपके पास ऑलरेडी बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, या फिर आपको 6 महीने की मैटरनिटी नहीं मिलेगी, या बच्चा 1 साल से छोटा होना चाहिए तभी आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो उसमें ये पूछा था कि कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। तो सर मैंने तो ये टिक लगाया कि ऐसा तो कहीं नहीं है हमारी रूल बुक में कि अगर आपके पास बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है सर। सर 3 महीना भी था और मैंने भी यही लगा दिया। मैंने ये नहीं, उसमें ये पूछा था कि कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, विच इज नॉट बहुत करेक्ट। बहुत बहुत कंफ्यूजन था क्वेश्चन में। एक उसमें था क्या क्या है, एक महिला अगर लीगली कोई बच्चा अडॉप्ट करती है जो 3 महीने से छोटा हो बच्चा, हम्म तो उसको मैटरनिटी लीव बेनिफिट मिलता है 12 हफ्तों के लिए, है ना। मतलब 12 हफ्ता मतलब कितना महीना हो गया, 3 मंथ्स। उसका उत्तर होगा 3 मंथ्स। सर ये नहीं था क्वेश्चन। हम्म सर उसमें ये था कि एडॉप्शन के केस में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या था? सर पहला ऑप्शन था कि यही जो आपने बोला कि 3 महीने की मैटरनिटी, सर वो तो मिलती है, मिलती है। ठीक है। सर अगर ऐसा तो कंडीशन नहीं है कि बच्चा 1 साल का ही होना चाहिए तभी अडॉप्शन कर सकता है, ये भी सही मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप कि छोटे बच्चा बच्चे को तीन ही ले महीने के सकते हो। अंदर होना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा नहीं ना सर कि बच्चा छोटा है या मतलब 3 महीने का भी ले सकते हैं 4 महीने का भी ले सकते हैं, ऐसा था सर। और उसमें था कि अगर आपके पास पहले से एक बच्चा है हम्म तो आप दूसरा बच्चा नहीं अडॉप्ट कर सकते। तो सर उसमें था कि कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। दूसरा बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, पहले से एक बच्चा है। एक ऑप्शन सर ये था ना कि अगर 1 साल का बच्चा आपका है अडॉप्ट किया हुआ है तो क्या उसमें मैटरनिटी लीव मिलेगा, तो उसमें तो नहीं मिलेगा सर। नहीं मिले। तो वही आंसर होगा सर उसका। 1 साल का बच्चा है तो मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा। नहीं 3 महीने मिलेगा। तक के बच्चा है तो मैटरनिटी लीव जहाँ मिलेगी। तक जहाँ तक मैडम कह रही है, मैडम ठीक कह रही होगी, मैं कह नहीं सकता कि नहीं है इसमें सही ऐसा कुछ। मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें नहीं वाला ऑप्शन, नहीं वाला क्वेश्चन नहीं था शायद। कौन सा नहीं था? वाला था, नहीं वाला था। आनंद जी आप ठीक से पढ़े नहीं क्वेश्चन, मैडम सही ऐसा बोल नहीं रहे हैं। पढ़े, वो तो पता है नहीं पढ़े। जय माता दी हर बार थोड़े सही हो जाएगा, कभी गलत भी होगा। सही हो। तो बस यही समझ लीजिए कि 3 महीने के नीचे का बच्चा है तो मैटरनिटी लीव मिलेगा। ठीक। सर एक यानी चीज मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ ना सर, वो हिंदी बड़ी टफ आया था, लोग कह रहे हैं ना इंग्लिश बड़ी आसान आया था, तो फिर ऐसे में क्या होगा फिर जो हिंदी अटेम्प्ट किया है उसका तो। हाँ, लगभग 41 क्वेश्चन आप लोग चर्चा कर चुके हैं और समझ लो कि काफ़ी कुछ जो है इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बाकी 30 क्वेश्चन तो थोड़े अच्छे कॉमन ही हैं। नेगेटिव सर लिएन छियालीस सवाल पूछा था, क्या 43 नेगेटिव लिएन? नहीं और सर। नहीं जी। नो। ड्राइंग पावर से जुड़ा हुआ सवाल आया था, ड्राइंग पावर। एक जी सवाल सर। था 8 लाख 6 लाख वाला। 6 लाख वाला आया था। हाँ हाँ हाँ, आया था सर 6 लाख वाला। साढ़े आठ चार लाख लाख हम्म, डीपी कितना होगा? सर ऐसा था कि अगर सीसी लिमिट 5 लाख है, उसका स्टॉक 8 लाख का है, 25% मार्जिन है, तो तो पांच उसकी लाख डीपी आंसर कितनी होगा। होगी। तो इसका आंसर होगा 5 लाख। 5। यार ये सब गलती होगा क्या? क्या ही कर दिए, आप कितना बढ़ा दिए। नहीं सर, 5 ही था। अगर स्टॉक 8 लाख है तो ड्राइंग पावर होगा उसका, नोशनल ड्राइंग पावर 6 लाख होगा। लेकिन चूंकि उस फर्म का लिमिट ही सैंक्शन लिमिट 5 लाख है तो बस ड्राइंग भैया, पावर शुड नॉट बी ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट। तो ड्राइंग पावर शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 6 लाख टू 5 लाख। आपने सर क्लास में भी बता दिया था ये कि 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दूसरा ही आ गया सर। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। ये तो क्या सही आंसर लगाया। सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? मौका मिलता है तो हम बता ही देते हैं, है ना। नहीं सर, चलो, सर मेरा ये गलत हो सब गया लेकिन ये। कोई बात कितना नहीं। लग गया मैडम? हम्म अच्छा सर ये मैंने बताएं क्या,
ये नहीं मैडम, लियन नहीं मैडम। लियन लियन से आया था, लियन या असाइनमेंट वगैरह वगैरह से? हाँ नहीं सर, सर, था। नहीं सर। अच्छा, एक एक जो था। आइदर सर्वाइवर आता है वो आया था, आइदर सर्वाइवर या हाँ सर, क्वेश्चन आया सर था, सर आया आया था, था, आया था आया था। कौन सा था आया कि था? ए और बी अगर अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं ई और एस में, एक्स उसका नॉमिनी है, तो ए की डेथ हो जाती है तो पैसा किसको दिया जाएगा? बोलिए जय माता दी। नहीं सर सर, जय माता दी, सर बी को। मेरे को ज्वाइंटली याद आ रहा है। नहीं, ई और एस था सर। अरे वो सही बता रही है मैडम, आनंद भाई आप कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज ही भैया, आप ही अरे बताइए। सर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है ना, जो आप हमेशा नहीं कहते पॉपुलर सीरीज का क्वेश्चन है आइदर सर्वाइवर वाला, मैच्योरिटी पर अगर वो मर गया तो हम्म, वही वाला है जो बी को पेड कर, तो सेम क्वेश्चन उतार दिया था सर। ये सर सही आपका बता वाला बिल्कुल सेम आया सर वो। सेम सेम आया आया तो सेम उतार कि दिया। अगर ए और बी जॉइंट खाता धारक हैं, उसमें मैंडेट आइदर सर्वाइवर है और हाँ उस जी, खाते में नॉमिनी एक्स है। अगर जी जी किसी कारणवश एक की मृत्यु हो जाती है तो जी। मैच्योरिटी के बाद वो पैसा किसे पे किया जाएगा? तो मैच्योरिटी के बाद सर्वाइवर को पैसा पे कर दिया जाएगा, सर्वाइवर मतलब बी को पे कर दिया जाएगा। हाँ अगर यही था दोनों सर, सेम दोनों सेम। की एक तब साथ दो मृत्यु क्वेश्चन होती है, तब दो क्वेश्चन थे सर। दोनों तब की दो एक साथ क्वेश्चन। मृत्यु होगी तब नॉमिनी को पे किया जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक की मृत्यु होगी तो जो जिंदा बचा सर होगा ये उसको पैसा ये देते इसमें क्वेश्चन भी दूसरा था। क्वेश्चन क्या था आनंद भाई? बोल रहे दो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। हाँ, उसमें दो ज्वाइंटली थे ना। हाँ, अगर मर जाएगा तो किसको पैसा मिलेगा, तो बी और एक्स दोनों को मिलेगा, ऐसा था अरे उसमें और भी ऐसा क्वेश्चन था, कोई उसमें एक ही ऐसा कोई क्वेश्चन था क्वेश्चन नहीं यार, था। एक ही क्वेश्चन ज्वाइंटली था वाला वो नहीं यार। था। दूसरा क्वेश्चन नहीं था उससे रिलेटेड, एक ही क्वेश्चन था। चलिए पता नहीं। एक सवाल ये आया था क्या फॉर्मर सर्वाइवर वाला कि नहीं कोई सर। नहीं आया? नहीं आया फॉर्मर था, नहीं, नहीं था सर, ज्वाइंटली नहीं। था और वो था इधर सर्वाइवर वाला था। सर वो नॉमिनी रजिस्टर बनाने होता पासबुक पर प्रिंट करके जो हाँ हाँ नॉमिनी हाँ आता है, वो हाँ। आया था क्वेश्चन। हाँ, जब नॉमिनी किसी कहाँ खाते में नॉमिनी नॉमिनी रजिस्टर रहता वाला। है तो पासबुक के ऊपर क्या लिखा रहता है? हाँ हाँ, नॉमिनी नॉमिनी रजिस्टर। रजिस्टर सर। सर माइनर के लिए तो सवाल नॉमिनेशन आया था, माइनर नॉमिनेशन माइनर रजिस्टर। माइनर के लिए सवाल आया था कोई माइनर का? नहीं सर। अच्छा, सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट के लिए आया था कुछ? नहीं सर। और जो मिसिंग पर्सन के लिए आया था? नहीं सर। ट्रस्ट डेफ कभी नहीं आया था सर। ट्रस्ट अकाउंट? नहीं सर। नॉमिनेशन फैसिलिटी किसमें अवेलेबल है, ये आया था। हाँ, किस में अवेलेबल है? हाँ, इंडिविजुअल उसको- अकाउंट्स में। हाँ सर, बस हाँ ये आया था, एकदम सही सर। ये आया। हाँ, ये हाँ इंडिविजुअल ये अकाउंट आया। है। तो उसमें नॉमिनेशन ऑप्शन दिया पार्टनरशिप, कंपनी, और सर ऐसे क्या इस एक टाइप। 2016 में कितने दिन तक वाउचर रख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन था। हम्म, शायद मैंने गलत कर दिया है। क्या सवाल था? क्वेश्चन था कि आरबीआई एक्ट 2016 के अनुसार वाउचर को कितने दिनों तक कस्टमर के ट्रांजैक्शन वाले को सुरक्षित रखते हैं। मैंने 10 साल कर दिया है। क्यों 10 साल आप क्यों कर दिए? ये तो गलत मार दिया। हाँ, गलत मार दिया। 5 साल है। अभी गलत। डिवाइस केवाईसी गाइडलाइन में 5 साल बोला है। अदरवाइज जी, आपके बैंक, बहुत सारे बैंक 10 साल तक रखते हैं, अलग बात है, बट एग्जामिनेशन में 5 साल रखना है। ठीक। 10 सर मार वैसे दिया। हमारे यहाँ सर प्रैक्टिस में तो 10 साल ही रखते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि सर हमारे यहाँ 10 साल रखते, तो आपने कहा था कि आपके यहाँ रखते होंगे, लेकिन अगर वहाँ क्वेश्चन आया तो आप 5 साल ही टिक करके आइएगा। तो सर 5 ही करके आई थी मैं। मैंने कहा सम 5 टाइम करना, फिर बाद में सम 10 साल टाइम क्यों रखते रहना। पहले हमने किया था, इसे यही कंफ्यूजन हो गया सर। सर्कुलर और प्रैक्टिस, लॉ एंड प्रैक्टिस वाले मामले में फंस जा रहा है क्वेश्चन कई बार। सर आपने ये ना सर की मुझे लगता है लास्ट वाली क्लास नहीं ली थी, इसलिए आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। हो सकता है मैडम। धोखा। क्लास में तो था मैं। धोखा, इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने हमारा साथ ज्वाइन किया और हमारा साथ नहीं दिया। धोखा, धोखा। अरे, आप पास हो जाएगा, मैं टेंशन नहीं लो। वो भी धोखा। एग्जामिनेशन भी धोखा खाएगा, ये पास हो जाएंगे देखना। जय माता दी। नहीं नहीं सर, सर, उतना तो एक नहीं है। वो कह सर रहा हूँ गलत सर, भी हुए हिंदी हैं में सर, क्या पढ़ा गलत था भी सर? हुए हैं। हाँ, और बताइए ये फुल फॉर्म से कुछ याद आ रहा है क्या? फुल फॉर्म किससे हाँ आया था? आया था फुल फॉर्म सर, आया था। वो था। सीटीएस। और सीटीएस से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? सीटीएस? नहीं सर। सीटीएस से जुड़ा हुआ सवाल नहीं आया था ना? अच्छा। नहीं सर। और एक फुल फॉर्म आया था, आनंद भाई बताओ तो क्या था वो? फुल फॉर्म क्या कौन था सा? बताइए? सर मैं भूल गया हूँ। यूनिफॉर्म UBHHC पता नहीं ऐसे कुछ आया था सर। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म बोला था। यूनिफास्टर के था सर, ट्रंकेशन सिस्टम।
यूनिफाइड वाला ऑप्शन मारा था सर, बाकी क्या कि सब यूनिफॉर्म था, यूनिफाइड मेरे को अलग लगा, मैंने उसी को टिक मार दिया। जय माता दी। यूपीआई? नहीं, यूपीआई तो नहीं था सर। अच्छा, कुछ वो था क्या? कुछ- जो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री वाला डाटा था वो था क्या? नहीं नहीं सर, सर। नहीं। हाँ, सर उसमें लास्ट में क्लियरिंग था, क्लियरिंग कुछ था लिखा हुआ। हाँ क्लियरिंग था, एकदम सही। हाँ क्लियरिंग था। मैंने ईसीएस चेक यूनिफाइड क्लियरिंग और बैंक भी होगा सर उसमें, हाँ, यूनिफॉर्म के साथ। यूनिफॉर्म, बैंक, चेक नया क्लियरिंग क्लियर इसी सिस्टम से आया है रिलेटेड। क्या बैंक में? अच्छा। चेक सर जय माता दी है वो, यूनिफाइड तो मैंने बैंक भी आईडी लगा के आई हूँ, पता नहीं सही है या गलत है। का वही यूनिक था, बाकी सब तो एक जैसे ही लग रहे थे, तो जो वो क्लियरिंग हाउस से जुड़ा क्या ही था वो, मतलब यूनिफॉर्म रेगुलेशन एंड रूल्स फॉर बैंकर्स क्लियरिंग हाउसेज, ऐसा था क्या? हाँ एनपीसी? हाँ ऐसा ही था सर। हाँ हाँ यू ऐसा आर ही। आर बी सी एस बी सी एच, हाँ ऐसा आया था। हाँ ऐसा आया था सर। यूनिफॉर्म रेगुलेशन एंड रूल्स फॉर बैंकर क्लियरिंग हाउस, ऐसा पूछा होगा, हाँ है ना? हाँ ऐसा ही पूछा था सेम। हाँ और पूरा फुल फॉर्म को मांगा था कि किसी एक लेटर के बारे नहीं में नहीं नहीं, पूछा? पूरा फुल सर फॉर्म मांगा ये था सर, वो तो यूनिफॉर्म वाला है। सर अच्छा, जो बच्चा काला था उसको मार दिया, बाकी सब गोरे गोरे थे। तो बोले थे जो आपकी आपकी धरती तो एकदम इतना देवों की भूमि है, सब वहाँ है, मक्खन जैसे रहते वार्ड हैं। किसी को मार दिया सर। अब मैं सर कुछ और कहना चाह रहा था, शब्दों में नहीं भावनाओं में है। ओ, सर वो लगभग में मैंने मिलाया ना, 40 से ऊपर ही सही होगा, कम नहीं होगा सर, ऐसा अच्छा, है। ये आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी सवाल आया था, रेपो रेट नहीं नहीं सर। आया था सर। और कुछ भी मतलब रिजर्व रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, इससे कुछ नहीं आया था? नहीं आया नहीं था। सर। अच्छा। वो आया था सर, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आरआरबी में जिसका हिस्सा होता है वो। किसी कैपिटल तरह कैपिटल शेयरिंग आया था? सर प्राइवेट सेक्टर से सवाल था, 2 सवाल। नहीं नहीं नहीं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता ये है। हाँ आया वो था, आया था। किनका वो किनका हिस्सा होता है शेयर? किसका किसका हिस्सा है, बस सेंट्रल ये आया गवर्नमेंट, था। गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक। कैपिटल शेयर होल्डिंग पैटर्न, है ना? पैटर्न, हाँ हम्म। सर, परसेंटेज तो पैटर्न, नहीं था, पैटर्न था। तो ये तो बढ़िया कर लिए होगे, है ना? ये बिल्कुल तो सर, आसान तभी था, इसको तो कोई बात ही नहीं था। तभी तो भाई साहब 40 करट लगा रहे हैं कि 40 तो सही है ही, 20 में ही अब गड़बड़ है। 20 में तो आप अगर जितना 40 सही सही है तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो माना जाएगा इसका, है ना? अच्छा रिजल्ट माना। 40 अच्छा माना जाएगा? नहीं सर, 40 सबके है ना, रेस में नहीं, रेस में सब एक जैसे हो गए। वो 45 20 40 में जितना सर है ना। तुक्का भिड़ेगा ना, उसी का होगा ना सर। ये 20 में जो 5 मार दिया ना सर, ओके। और एक सेकंड और। अच्छा, आपका लोन से जो प्रोडक्ट है उससे क्या आया था बताइए, इंटरनल सर्कुलर से। सर लोन। प्राइवेटी सेक्टर वाले क्वेश्चन देख दिया आपने पहले ही? 2 सवाल थे प्राइवेटी सेक्टर से। हाँ, वो डिस्कस कर लिया। आरबीआई वाले से कितना लक्ष्य है आरआरबी को, हम्म। और और दूसरा, एग्रीकल्चर वाले कितना परसेंट है? मुद्रा से पूछा था, मुद्रा योजना। दूसरा क्या था, कौन सा परसेंट है दूसरा वाला? अरे वो 18% था ना, वो एग्री क्या कहते हैं सर, भूल गया, ऑप्शन देख के सही मारा मैंने। एग्रीकल्चर बताइए में तो क्या स्वाति पूछा जी। था क्या? एग्रीकल्चर वाला ही था सर। तो पूछा था एग्रीकल्चर। स्वाति जी। फूड एंड एग्रो ऐसे कुछ था सर। अरे सर वो मैं बताता हूँ, वो तो मुझे याद ही है, 100 करोड़ पर बरोबर नहीं होगा, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछा था, वो तो आसान था उसका। एजुकेशन लोन से था, 20 लाख तक जो प्राइवेट सेक्टर में आता है, ये भी सवाल था। अच्छा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का 100 करोड़ पर बरोबर है। हाँ ये ये था, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये तो आसान था सर, वो तो सब बना लिया। ये व्हाट सर इज द शायद मैक्सिमम लोन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हाँ, गाइडलाइन वो फॉर 20 लाख एग्रीकल्चर वाला था सर, एजुकेशन ये लोन था, प्रायोरिटी। ये सवाल पर था सर। बरोबर 100 करोड़ मैक्सिमम, अगर पर सब। बरौर भी था, और कितना परसेंट है वो भी था। ओके। कितना 3 सवाल। परसेंट? ये सब्सिडी से आया था क्या, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सब्सिडी? सब्सिडी से नहीं सर, एजुकेशन लोन से डायरेक्ट था, कितने तक प्राइवेट सेक्टर में आता है। अच्छा, डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, विल, वसीयत वगैरह, इससे कुछ आया था सवाल? नहीं सर, वही थे 2 क्वेश्चन जो कह रहा हूँ मैं। वो एक 18% वाला बताइए तो स्वाति जी, क्या बोल रहे हैं आनंद भाई, 18% वाला? सर हमारे आरआरबी में जो लक्ष्य थे, एक तो 75% वाला पूछा था, कितना लक्ष्य दिया गया है। वो तो टोटल हो गया प्रायोरिटी सेक्टर का। हाँ दूसरा बताओ।
दूसरा ठीक क्या है। था? दूसरा वो था सर, कितना परसेंट है एग्रीकल्चर वाले में, ऐसा था सर, 18% वाला था, मैंने पढ़ा हुआ था। अब सर बहुत सारे क्वेश्चन तो स्मृति में भी ना है। रिस्क खास से आया वाले था दिया सवाल, था क्या रिस्क क्वेश्चन? रिस्क से आया था? मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क? नहीं रिस्क नहीं, ये वाले नहीं। क्वेश्चन तो नहीं दिखे सर। अच्छा, ओके। अरे और नोट दो, एनपीए रिकवरी वाला आया था सर, लीगल कौन सा एनपीए रिकवरी, लीगल अच्छा कौन सा है, तो कंप्रोमाइज सेटलमेंट आंसर अच्छा, होगा कॉम्प्रोमाइज तो। वाले क्वेश्चन थे, हाँ सर। कौन सा लीगल सेटलमेंट नहीं है? अच्छा, हाँ, कॉम्प्रोमाइज लीगल कॉम्प्रोमाइज वाला सेटलमेंट ऑप्शन था नहीं है, सर। लीगल एक्शन नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, आसान कॉम्प्रोमाइज था वाला। सर। हाँ ठीक। राहुल भाई, ये क्वेश्चन था। तो 50 क्वेश्चन तो याद कर दिए, देखो अभी अब 10 ही क्वेश्चन बचा है। 10 ही बचा रिस्क है। रिस्क वेट आया था क्या? रिस्क वेट लोन में, या CRAR? इससे सवाल नहीं थे सर। सर्कुलर बेस, अब जो बचे हैं सर्कुलर वाले सवाल ही बचे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन RTI तो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? सर एटीएम से 2 क्वेश्चन थे ना, T+5 डेज वाला, 100 रुपया वाला कंपनसेशन वाला। ठीक है। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से सवाल, फाइनेंशियल पीएसपी इंक्लूजन? वाले क्वेश्चन तो आ ही गए सर, वो एक ही तो था, एज वाला। पीएसपी वाला, एज वाला। बाकी फेक नोट से 2 क्वेश्चन था। फेक नोट के 2 क्वेश्चन थे। और ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी राजभाषा हम्म, नीति? नहीं सर, राजभाषा नहीं से क्वेश्चन नहीं थे। ओके, तो वो ये एक रिजॉल्व कंप्लेन वाला था, आरओ लेवल पे यार, ब्रांच लेवल पे, हाँ, ऐसे कुछ। चलिए कंप्लेंट बहुत वाला। बढ़िया। तो अभी अभी 50 क्वेश्चन आप लोग याद कर दिए। अब आपको तैयारी करनी है इंटरव्यू की, है ना? हाँ सर। तो हो गया आपका एग्जामिनेशन में जो आपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया, या जो भी निर्णय लेने की क्षमता का आपने परिचय दिखाया, तो वो काबिल तारीफ है। या जो आपकी समझ, विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा, विचार और उत्साह, और जो आपकी ज्ञान की दिशा, और जो आपके चक्षु लगे थे ज्ञान के, उन्होंने जो भी आपसे काम करवाया है, जिस भी जगह टिक लगाया है, वो अपना काम कर लिया। अभी आपको तैयारी करना है अपने इंटरव्यू की। और इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अभी इसी स्क्रीन में बहुत सारे साथी बोल रहे थे, लेकिन उनके बोलने के तौर तरीके को देखिए। अगर वो आपको प्रभावित किया है इनके बोलने का तौर तरीका, तो इनको इंटरव्यू की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लाइन ही बोल रहे हो, लेकिन अगर आपके बोलने का प्रभाव, उसका प्रभाव सुनने वाले श्रोता तक पहुंच जाए, और वो प्रभावित हो जाए, तो आपका इंटरव्यू सफल हो जाएगा। क्या बोला? जो चीज भी वार्तालाप की जाती है, वही साक्षात्कार है। आप मेरे से वार्तालाप कर रहे हो, आप अपने साथी से वार्तालाप कर रहे हो, या आप अपने आप से वार्तालाप कर रहे हो, ये वार्तालाप का जो शैली है, ये जो वार्तालाप कहने का जो तरीका है, आपकी जो भाव भंगिमा है, और आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, कब अपनी आवाज़ को ऊंची करनी है, कब अपनी आवाज़ को नीची करनी है, किस में ज़्यादा जोर देना है, यही चीज़ सीखना है इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है, वो आपके माइंड में है। उन ज्ञान को जिह्वा के माध्यम से, आपके मुखारविंद से, अपने सामने जो भी कस्टमर आएगा, या जो भी इंटरव्यू लेने वाला आएगा, उसको प्रभावित करना अपने शब्दों के माध्यम से। अगर ज्ञान नहीं है तो कितना बोलना है, ज्ञान है तो क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें बोल के सीखी जाती हैं। आप भले ही किसी भी पद में हो, किसी भी ऊंचाई पर हो, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को नहीं सीख पाए, तो बैंकर होने के नाते बहुत सारी कमी आपके अंदर रह जाएगी। ज्ञान आपके पास कितना है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि 5 मिनट में आपके ज्ञान को सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने रिटर्न टेस्ट लिया है। लेकिन जितना भी ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान को आप परोस कैसे रहे हो, वो मायने रखता है ना मोनालिसा जी? आप मेरी बात जी से सर, बिल्कुल। जी सर। आपकी बात करने का तरीका प्रभावित करता है, आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू सर। जैसे आप खाना बनाते हैं ना, तो खाना जी। बनाते समय आप बहुत सारा मेहनत करते हैं, चाकू छुरी चलाते होंगे, सब चीज़ कराते होंगे, इधर उधर सब अस्त व्यस्त करके, लेकिन जब खाना बन जाता है तो उसको परोसते हैं, तो अगर अच्छे तरीके से परोसा जाए तो क्या कैसा रहता है वो? इम्प्रेसिव होता है कि नहीं? जी। ओके। तो अभी हमारे सेशन में एक साथी जुड़े हैं जो कल ही प्रमोशन एग्जाम का इंटरव्यू दे के आए हैं। हम सीधे लिए चलते हैं उनके पास, पटना बिहार।
ओंकार शरण सिंह जी उनका नाम है। ओंकार जी जगह हैं? जी प्रणाम सर, सुन रहे प्रणाम हैं। प्रणाम प्रणाम। अरे वाह, आप तो जगह हैं। हम सोचे कि आप तो हमारे सगे हैं और आप अपने काम में लगे हैं, तो क्यों ना आप जो है हमारे साथियों को जरा बताइए आपका तजुर्बा कैसा रहा, आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आप रिटर्न एग्जाम देने के बाद कैसे कैसे तैयारी किए और कल क्या क्या सवाल आपसे पूछा गया, थोड़ा बताइए जरा। जी थैंक यू। आप अच्छा लग रहा है सर। आपको मैं सुन रहा था और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर शेयर कर रहा हूँ आप लोग के बीच, रिटेन से लेकर के इंटरव्यू तक का। इन रिटेन एग्जाम में मैं मोटिवेट हुआ जब मैं आपसे मिला था दिसंबर माह में, 15 तारीख के आसपास से मैं तैयारी किया और आपसे जुड़ा रहा। और रिटेन धीरे धीरे मैंने, मुझे लगा ऐसा कि रिटेन एग्जाम डेली अगर आपको मैं सुनते रहूं और डेली वर्क करते रहूं 2-3 घंटा रात में, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा जब तक एग्जाम आता है, अच्छा, एक तैयारी एक हो। मिनट ओंकार जी, जितने साथी अगर वीडियो ऑन करना सकते हैं, अगर कंफर्टेबल हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। जो साथी नहीं कर अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे तो मत करिएगा। हाँ, ओंकार जी बोलिए। जी तो मुझे अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, और तब से मैं तैयारी मेरी बेहतरीन होते चली गई और मोटिवेटेड रहा सर, और मनोबल मेरा ऊंचा रहा कि मुझे अच्छा करना है। और रिटेन एग्जाम बहुत अच्छा पिछला अनुभव से मेरा रहा। इस बार इतना अच्छा रहा मेरा कि 50-55 से मार्क्स से कम नहीं हम उम्मीद कर रहे थे। कुछ गलत हुआ, क्वेश्चन कुछ गलत भी हो गया, लेकिन इंटरव्यू और बेहतरीन रहा सर। इंटरव्यू में जैसा सोच रहा था उससे भी अच्छा रहा सर। मैं जब गया तो सबसे पहले हमको मैं घुसते ही सबको गुड इवनिंग मैडम थी नाबार्ड की, एक सेंट्रल बैंक के जनरल मैनेजर साहब थे, चेयरमैन सर थे। उसके बाद बोले ठीक है टेक योर सीट, बैठो। तो थैंक यू करके मैं बैठा। कितने बजे आपका इंटरव्यू था, कितने बजे? करीब 6 बजे था, 1 बजे बुलाया गया था सर, 6 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा। तो तो उसके बाद सबसे पहले बोले आपका नाम ओंकार, तो बहुत अलग टाइप का, ऐसा नाम बहुत कम मैं सुनता हूँ, और आपका आप अपना नाम के बारे में बताएंगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। तो हम बोले ठीक है सर। मेरा नाम ओंकार है, जिसका संधि विच्छेद उंग जोड़कार है, और इसका अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं हो, निरंकार। हम्म। बोले ठीक है। तो अलग कैसे आपको लग रहा है, इस मतलब नाम अलग क्यों है? फिर चेयरमैन सर खुद बोले कि मम्मी पापा नाम रखे होंगे उनके। जी सर, ऑब्वियसली मम्मी पापा ही सर रखते हैं नाम। तो ठीक है चलिए। अच्छा ये बताइए, 10 साल में आपने जो है बैंक में क्या क्या अच्छा काम किया है? ये मतलब 3 साल में, यहाँ छपरा रीजन में आप 3 साल में है जिस ब्रांच में, 3 साल का बताइए आप अपना आउटपुट, क्या क्या आपने दिया जिससे आपका ग्रोथ बना हुआ है। थमके सर, जहाँ तक टोटल बिजनेस की बात है, इस साल का भी मेरा 1 करोड़ 2 लाख है फाइनेंशियल ईयर मार्च से लेके अभी तक का ग्रोथ। और इसमें मेरा लोन, जो इससे सबसे बड़ी बात है, लोन जो भी जिस प्रकार का भी लोन किया गया, सीसी के सीसी ज्यादा हमारे यहाँ है तो किया गया। 3 साल में कोई भी लोन हमारा ऐसा नहीं हुआ जो कि इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। ब्याज अर्न सभी में मैंने आ रहा है, सभी परफॉर्मेंस में है। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद कासा पर भी मैंने ध्यान दिया, सबसे ज्यादा डिपॉजिट मेरा जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, जीविका का अकाउंट है, ये सब अच्छा चल रहा है। जीविका का भी जैसे एनआरएलएम भी, जो जो भी लिंकेज वाला अकाउंट है, सब में पैसा जमा होते रहता है सर। ये हो कितना गया। टाइम और इंटरव्यू चला आपका? करीब 15 मिनट सर। कितने सवाल पूछे गए? वही 16 सवाल लगभग। फिर माइक्रो इंटरप्राइज के बारे में पूछिए, कंपनी के बारे में बताए, कंपनी का अकाउंट कैसे खोलते हैं। माइक्रो इंटरप्राइज के बारे में वही मैंने कितना टारगेट है, 7.5% बताए। फिर बोले सीईओबी का मतलब क्या समझते हैं? मैं बोला क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो बताइए क्या चीज होता है हमके? तो फंड बेस और नॉन फंड बेस से रिलेटेड है। सीओबी जो है नॉन फंड बेस है, इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी आता है। ठीक ठीक। उसके बाद फिर कोई पूछे कि आप एमफिल किए हुए हैं, तो बताइए कबीर कबीर को सूफी संत क्यों कहा गया? हम्म। मैं बोला कि सर कबीर जहाँ तक भक्ति शाखा के निर्गुण धारा के फेमस कवि थे, कबीर और मलिक मोहम्मद जैसी। कबीर को इसलिए सूफी संत, जहाँ तक मेरा मानना है कि उस समय हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को एक करने के लिए इन्होंने जो भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय को फटकार दोहा के माध्यम से फटकारना शुरू किए थे कबीर जी, और दोनों को एक कर दिया।
जिसके वजह से हमको लग रहा है इनको सूफी संत कवि कहा गया है। और मुझे ज्यादा सर क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं एमफिल पहले कर बहुत अधिक दिन होने के कारण मैं ज्यादा इधर अभी ध्यान नहीं है सर, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब तो बढ़िया। बोले उसका ठीक। एक आध दोहा वगैरह तो नहीं पूछ गा देना था उनको? हाँ, दोहा तो कबीर जी का दोहा तो था ही, हिंदू बकरी पाती खात है जिनके काढ़ी खाल खाई से। वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो कबीरा, आप हो शीतल हो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। वाह, अच्छा आपसे पूछा। और क्या पूछा? जी। और फिर उसके बाद नाबार्ड की एक मैडम थी, वो पूछी कि बताइए नाबार्ड और आरबीआई के बारे में बताइए आप। तो हम्म। मैं बोला कि पहले आरबीआई के बारे में बताया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ। और उसके बाद अभी इसका जो मतलब वर्तमान में जो गवर्नर है, जैसे मिस्टर शक्तिकांत दास है। और आरबीआई बैंकों का बैंक है और रेगुलेटर है, सेंट्रल बैंक है। और करेंसी नोट्स इश्यू करता है। ठीक है। फिर बोले कि अच्छा वही नाबार्ड के बारे में बताइए। तो नेशनल राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसके चेयरमैन मिस्टर केवी साजी हैं। नाबार्ड शीर्ष वित्तीय पोषण करने में शीर्ष संस्था है। और ये आरआरबी को स्पेशली भी वित्त पोषित करता है, जिसमें इनका मुख्य काम नाबार्ड का केसीसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एग्री क्लिनिक बिजनेस, एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर को बढ़ावा देना, स्थापित करना, उसको बढ़ावा देना, ये सब काम है इनका। माइक्रो क्रेडिट भी करता है नाबार्ड। आपको सवालों का जवाब देते समय कुछ ऐसा हुआ, हिचकिचाहट या भय लगा, ऐसा कुछ कि? ना ना, ऐसा कुछ नहीं लगा। अभी 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 थोड़ा हो जा रहा है सर, जल्दबाजी में बोल रहा हूँ। वहाँ बड़ा शांति से और बड़ा एकदम मुस्कान मुस्कान था चेहरे पर, ऐसा नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। कैसा ड्रेस कोड था आपका? ड्रेस वही रेमंड वाला सिलवाए ही थे सर, बंडी था। नीला शर्ट था, ब्लैक ब्लैक पैंट और वही ब्लैक बंडी। अच्छा, तो वो अच्छा अच्छा दिख रहे थे आप, है ना? आप तो भेजे थे मेरे को, मैं जी। देखा। और मेकअप मेकअप भी करा लिए थे सर, वहीं पे एक सैलून था। जाते ही एक एक बजने वाला था हमके, तब तक थोड़ा सा हमके एक आदमी को उस सैलून में बना रहा था। हमके रुकिए थोड़ा, इनको थोड़ा छोड़ के अभी हमको थोड़ा सा हाँ। 5 5 मिनट समय मेरे 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 को दो भाई, सही कर दो, अभी इंटरव्यू है हमारा। तो बोला ठीक है ठीक है, वो भी मान गए। बोले ठीक है ना, पहले इनको करो अभी। तो हमको हाँ। हल्का बाल साइड साइड से काट दिया सर। हम्म। और मेकअप वेकअप कर दिया थोड़ा, तो अच्छा लगने लगे। अपने अंदर से खुशी आई हमके, ना इस बार ठीक ठाक है चलो। बैठे बैठे 6 बज गया, 6 बजे बुलाया गया सर हम। अच्छा, बहुत जी। बढ़िया। ऐसा कोई सवाल जिसका जवाब आप नहीं दे पाए हैं वो उसमें? नहीं, एक चीज ये पूछे कि जैसे आपको अगर स्क्रूटनी करने, ऑफिसर बन जाइएगा तो फिर आपका काम बढ़ जाएगा, जैसे स्क्रूटनी करना पड़ेगा, तो कर लेंगे? हम्म। क्योंकि जी मैडम, इंग्लिश समझ जाते हैं, अच्छा लैंग्वेज लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो करने के लिए तत्पर रहते ही हैं। नया काम भी रहेगा, उसको हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। जान जाएंगे तो करना ही करना है। नहीं आएगा सीख लेंगे। सबसे पहली बात है मैनेजमेंट का दिशा निर्देश हो गया, आरबीआई का, नाबार्ड का, सबको हम कंप्लायंस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बहुत बढ़िया बोलिए। रहा। तो आपका मतलब सब चीज़ सुन के तो मुझे काफ़ी मतलब विश्वास है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया होगा। फिर पिछले जी। समय आपने काफ़ी अच्छा सीखा है। जी। तो स्वाति जी देखिए, आपको दुआ देने के लिए आ गए हैं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ जब आपको भी सफलता मिलेगी तो आपकी दुआओं के असर से इनको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। ये दुआ करेंगी तो आप भी जी। दुआ करेंगे, और हम सभी मिलकर सफलता के लिए बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, है ना?
तो ये दो साथी होनहार कलाकार हमारे साथ में स्वाति जी हैं और आनंद जी एग्जाम का आनंद लिए हैं। इनको जरा कुछ सलाह देना चाहेंगे इंटरव्यू के लिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए, बताइए जरा। इंटरव्यू के लिए वही 5 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए डेली नमस्कार। डेली उसी में आगे तो बढ़ना नमस्ते है। कर रहे हैं ओंकार जी, आपको नमस्ते कर रहे हैं आनंद नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। तो हाँ आपका इंटरव्यू है क्या अभी? सर अभी अब आप होगा, कब अभी होगा? तो अच्छा आज कल तो ये रिटर्न एग्जाम का आनंद लेके आए हैं अच्छा अच्छा। और स्वाति जी दुआ लेके गए थे, दुआ लेके आए हैं। तो ठीक है, वही सर हम तो यही समझ रहे हैं कि वो जो पांच पैरामीटर जो है, पहले तो अपने बारे में जानना, सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, एजुकेशन के बारे में हो गया, उसके बाद बैंकिंग नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया। इस सब पे डेली डेली अगर ध्यान देते हुए अगर आगे बढ़ा जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा इंटरव्यू में। और हम्म पूछने का तो वहाँ तो सबसे डिफरेंट ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज है उसको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। बिजनेस फिगर वगैरह नहीं पूछे मतलब? ब्रांच का फिगर याद रखिए, ब्रांच का, उसके बाद अपना बैंक का। हमारा ब्रांच के भी पूछे थे, बैंक के बारे में भी पूछे थे। अच्छा हम्म ठीक। और कुछ पूछना चाहेंगे स्वाति जी आप इनसे? ये अभी इंटरव्यू दे के आए हैं और काफ़ी अच्छा, इनका रिटर्न एग्जाम भी काफ़ी अच्छा गया है। नमस्कार ओमकार सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, मतलब नाबार्ड से और क्या क्या पूछ सकते हैं? नाबार्ड से तो मतलब पूछने का तो यही है जो मैंने मदद कर रहे हैं, जैसे नाबार्ड आरआरबी को स्पेशली किन किन क्षेत्रों में मदद कर रहा है, इस पर तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। और नाबार्ड का विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा थोड़ा उनके बारे में, अभी करंट जैसे चेयरमैन कौन है, नाबार्ड का मुख्यालय हो गया मुंबई हो गया, ये सब थोड़ा सा 28 इसका शाखा है टोटल कंट्री में। तो ये सब थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में, आरबीआई के बारे में, ये सब तो अलग से आप थोड़ा सा डेली वर्क करते रहिए, लिख लीजिएगा एक जगह और बार बार उसी को देखिएगा तो ध्यान में आ जाएगा। जी। आप बोलिएगा, हाँ। महोदय ग्रामीण विकास में समन्वय और ग्रामीण विकास में लोगों के संवर्धन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समृद्धि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक विकास बैंक रखा गया, जिसको नाबार्ड के नाम से जाना गया। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। एक शिवरामन कमेटी बनाई गई, जिसकी सिफारिशों के द्वारा संसद ने ये अनुमोदन किया कि भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि समन्वय विकास वित्तीय संस्था के रूप में एक गांव के क्षेत्र में जो भी बैंक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए लोन देगा, उनको नाबार्ड जो है रीफाइनेंस करेगा। इसी उद्देश्य से नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इतना ही बोल पाइएगा, बाकी फिर डिटेल अगर पूछेंगे तो और बोलिएगा, ठीक है? उतना समय नहीं रहता सर, इतना बोल दिए बहुत है, इतना जो अगर तैयार कर लेगा आदमी। शिवरावण समिति और हमको याद ही नहीं आया, नहीं तो भी बोलते हम याद किए हुए थे वो सब। हाँ मैंने एक छोटा सा वीडियो भी आपको बना के दिया है, 1 डेढ़ मिनट का, नाबार्ड के ऊपर, है ना? जी जी। और तो लेकिन नाबार्ड नॉलेज चाहिए, जितना होता है वहां बोलता है आदमी, लेकिन नॉलेज रहना चाहिए सर। नॉलेज रहना चाहिए। जैसे 10 नॉलेज रहेगा तो आप 5 बोल पाइएगा, 20 नॉलेज रहेगा तो आधा से भी कम बोल पाते हैं, इसलिए थोड़ा नॉलेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि कई चीज़ें हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए। जी। तो और कोई चीज़ पूछनी हो तो हमारे साथी से पूछें, नहीं तो हम 3 मिनट के अंदर फिर ये सेशन समाप्त करेंगे। आप लोगों की शुभकामनाएं जरूर ये काम करेंगे। ओंकार जी हमारे साथियों को थोड़ा शुभकामनाएं दे दीजिए। ये हमारे उत्तराखंड के प्यारे प्यारे साथी हैं। ये देखिए दुलारे आनंद जी हैं, है ना? आज बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, निश्चित होगा आपका। हाँ, अच्छा ये एकदम सारा जय माता दी करके सब सारे टिक लगा दिए। सर ठीक गया पेपर मेरा, बहुत विश्वास अच्छा। रखिए। देखिए सब चीज़ अच्छा ही गया है, क्योंकि मैं सवाल भी देख रहा था और आप लोगों का उत्साह भी देख रहा था। और सामान्य बातें अलग बात हैं, बट अभी एक सवाल जो मेरे पास आए हैं, कल एक और सेशन करा दूंगा जिसमें क्वेश्चंस भी स्क्रीन पर आएंगे, तो आप लोग ज़रा उसमें कंफर्म हो जाइएगा।
और अब मैं थोड़ा सा बता दीजिए, आप दोनों में से स्वाति जी या आनंद जी, थोड़ा हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल कैसे आए थे, ताकि हमारे CRGB और अन्य बैंक के साथी जो है तैयारी करेंगे। सर साहब इंग्लिश मैंने चूज किया था। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत इजी था, ना बहुत टफ था, मॉडरेट था सर। ओके, और हिंदी आनंद सर जी? हिंदी जिन्होंने चूज किया है वो कह रहे हिंदी हिंदी बहुत टफ आया था। अच्छा। सर हिंदी का मॉडरेट लेवल था, काफी अच्छे लेवल का था। हाँ। 5 रीज अरेंजमेंट थे सर, वर्ड्स वाले ना, हम्म। क्रम में लगाना था। ठीक है, 2-3 पर्यायवाची थे, 2-3 विलोम शब्द थे, आदिवासी वाला पैराग्राफ आया था, आदिवासी जल जंगल जमीन करके ऐसे पैराग्राफ था पूरा सर। ठीक है। बहुत बढ़िया। एक साथी का सवाल आया मोनालिसा जी का, नेगेटिव लेन क्या है प्लीज बताइए। तो स्वाति जी बता पाएंगे नेगेटिव लेन क्या है? आनंद जी? आप ध्यान नहीं हो। ओके। एक ऐसा लियन जहां पर बोरोवर ये घोषणा करता है कि मेरे पास जो सिक्योरिटी है, मेरे पास जो गुड्स है, मेरे पास जो संपत्ति है, उसको मैं कहीं भी चार्ज में क्रिएट नहीं करूंगा, कहीं पर प्रभार में नहीं दूंगा। अगर प्रभार में दूंगा उसके पहले बैंक को इन्फॉर्म करूंगा। सो ए बोरोवर इफ टेक्स द अंडरटेक टू नॉट टू क्रिएट एनी चार्ज ऑन एनी गुड्स एंड सिक्योरिटी प्रॉपर्टी, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव लियन। तो ये एक अंडरटेकिंग है जो बैंक को देता है लिख कर कि मैं ये इस पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करूँगा। तो इसी के साथ आज के आपके उत्साह को मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि बातों ही बातों में आप लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस किए, और बाकी जो 10 क्वेश्चन याद आएंगे तब हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब 10 क्वेश्चन में से कोई स्कीम्स, लोन स्कीम से जुड़ा हुआ कोई सवाल होगा वो छूट गया होगा, याद नहीं आ रहा है। तो आप सभी के जो आज के ध्यानपूर्वक सुने उनको धन्यवाद करते हुए आपके बेहतर कार्य निष्पादन, शानदार स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं। आप लोग जिनका एग्जामिनेशन हो गया है वो लॉगिन सेक्शन में जाके इंटरव्यू के वीडियोस देखना शुरू कर दें, और अगर आपको लॉगिन सेक्शन में इंटरव्यू के वीडियो नहीं मिल रहे हो तो मुझे पिंग कीजिएगा, तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप जरूर सफल होंगे, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आपका जन्म ही सफलता पाने के लिए हुआ है। आप सभी को आज के इस सेशन के से लाभ मिलेगा, इस सोच के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय थैंक माता यू दी। सर। जी।